बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। वीकेंड गुजरा है और गुजरता है हमेशा। हमने अपने तफरीह के जो मामूलात उनको बहुत तब्दील कर लिया हुआ है। पहले एक ज़माने में जब बहुत सारा कुछ नहीं होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इतनी तरक्की नहीं होती थी और सिनेमा घर इतने नहीं थे, तो लोग खुले पार्कों में और बहुत सारे मैदानों में घूमने फिरने की जगहों पे जाकर अपना वक्त गुजारा करते थे। इस तरह से वो अल्लाह ताला की और कुदरत की सनाई से, उसकी कारीगरी से, खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे और एक दूसरे के साथ वो जो क्वालिटी टाइम गुजारने के साथ साथ बहुत सारे और रिफ्रेशिंग उनके सेहत के ऊपर असरात भी पड़ते थे। अब वक्त गुजरने के साथ साथ तफरीह का जो मयार है और अंदाज़ है वो तब्दील हो गया। हम खाना खाते हैं बहुत अच्छा सा किसी जगह पे और उसके बाद हम फिल्म देखते हैं। एक चीज़ जहन में रहे, आजकल आपने देखा होगा अचानक से शुरू हो जाते हैं। एक सीज़न होता है, एक टाइम होता है जब पे हम राग अलाप रहे होते हैं दोस्ती का, ख़ासतौर पे पाक इंडिया दोस्ती का। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होता है कि जनाब यहाँ पे हमारे कारोबारी ताल्लुकात बड़े मुस्तहकम होने चाहिए, एक अच्छी मईशत की बुनियाद पड़नी चाहिए, एक अच्छी मंडी जो है हम एक दूसरे के लिए साबित हो सकते हैं और ये सब बातें दुरुस्त भी हैं, इसलिए कि यकीनी तौर पर दुनिया का तवाज़ुन जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में मबनी है और कोई भी रिलेशनशिप जो है वो अगर डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो उसके अच्छे असरात पड़ेंगे और इन्वर्सली रिलेटेड होगा तो फिर उसके बुरे असरात पड़ेंगे। यानी दुश्मनी के ताल्लुकात होंगे तो उसका नुकसान होगा और दोस्ती के ताल्लुकात होंगे तो उसका फ़ायदा दोनों को होगा, लेकिन दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। आपने देखा भी पिछले दिनों वर्किंग बाउंड्री पे हमारे ख़ासतौर पे जुम्मे वाले दिन मासूम शहरियों के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर जिस तरह से भारतीय जारियत हुई, जिस तरह से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और 45 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ये एक बड़ी तादाद है उन बेगुनाह अफराद की जिनका कोई कसूर नहीं था, जो आम मुसल्ला नहीं थे, जो खड़े हुए नहीं थे, जो कि कुछ कर नहीं रहे थे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। वो ज़िंदगी के अपने मशागिल में, रोज़मर्रा के काम काज में, अपनी रोज़ाना की मसरूफियत में मसरूफ़ थे, जब अचानक दुश्मन जो है वो फायर खोल देता है और बहुत सारे लोग उन गोलियों का निशाना बन जाते हैं। और सवाल ये पैदा होता है, उसी जुम्मे से अगले दिन हफ्ता और इतवार पाकिस्तान में अगस्त के दिन 4 महीने में 4 इंडियन मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं सिर्फ अगस्त के महीने में, जबकि हमने 14 अगस्त पे बहुत रागबी अलापे हैं, पाक सरजमीन शादबाद, और उससे लेकर हमने अब ये 6 सितंबर भी आ रहा है जबकि हम यौम दिफाए पाकिस्तान मनाएंगे कि 1965 की जंग को 50 साल पूरे हो गए। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान में और ये जो सब कुछ चल रहा है जिसमें ऑपरेशन ज़रब असद का सिलसिला भी जारी है सारी है, कभी हमने सोचा है कि कितने कीमती नौजवान हमने दिए हैं इस मुल्क को, इस अर्ज़ पाक को? वो कितनी माएँ हैं जिनकी गोद उजड़ी है, वो कितनी बहनें हैं जिनके सर से चादर जो है, भाई का जो एक आसरा होता है, जो साया होता है, वो छीना गया। कितने बाप हैं जिन्होंने अपनी जवान औलाद को, जवान बेटों के लाशों को कंधा दिया है। और हम बहुत आराम के साथ जाकर सिनेमा में एक टिकट ख़रीदते हैं और वो टिकट जो है उसके पैसे डायरेक्ट जाते हैं इंडिया को, और उसी इंडिया को जो उन्हीं पैसों की गोलियां ख़रीदते हैं और वही गोलियां हमारे जवानों को मारी जाती हैं और वही जवान शहादत का जाम नोश करते हैं और फिर हम उनकी शुजाअत की तराने भी गाने शुरू हो जाते हैं। यानी कोई एक हमने मयार तय नहीं किया हुआ कि हमने क्या करना है। अब अगर ये तय है कि दुश्मनी है और अगर ये तय है कि हर दूसरे दिन खड़े होकर उन्होंने हम पे कोई ना कोई जवाज़ या इल्ज़ाम या चीज़ जो है तराशना शुरू कर देनी है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दहशत गर्दों की पनाहगाह या दहशत गर्दों का सरपरस्त या फिर दहशत गर्दों का गढ़ या दहशत गर्दों की जन्नत या दहशत गर्द मुल्क करार देने के लिए तमाम जतन करने हैं और कोशिश करनी है कि पूरी दुनिया पे साबित की जाए कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सलामती और अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, तो फिर हम उनकी पैसे देकर टिकट्स क्यों ख़रीदते हैं फिल्म्स की? उनकी फिल्म्स की नुमाइश यहाँ पे क्यों होती है? और अगर आपने गौर किया हो, मैंने तो ये रिजॉल्व बनाया है और बहुत ऑनेस्टली आपसे बात करूँ अभी बनाया है और बहुत नीयत के साथ बनाया है। जब से मुझे ये एहसास हुआ कि यार एक तरफ हमारे जवान मरते हैं, एक तरफ हमारे जवान बेटों की लाशें उठाते हैं हम, एक तरफ हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारी औरतें बेवा हो रही हैं, और एक तरफ हम दहशतगर्दी का शिकार है जहाँ कभी रॉ मुलविस है, कभी अफगानिस्तान के रास्ते से आता है, कभी बलूचिस्तान में हमारे आग लगाता है, कभी हम पे किसी तरह से हमलावर होता है, और हम हैं कि आराम से जाके बैठ के उनकी हसीनाओं को नाचते हुए देख कर तो हम अपनी सुध-बुध खो देते हैं और उसके लिए हम अपनी तमाम पैसे जो है वो लुटाने के लिए तैयार हैं कि इस बहाने से वो हमसे पैसे खींचते चले जाएँ और गोलियाँ ख़रीदते चले जाएँ और हमारे नौजवानों को मारते चले जाएँ। तो मैंने तो ये अहद किया है कि मैंने आज के बाद कोई भी इंडियन मूवी किसी भी सूरत में नहीं देखनी, और मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा है कि अगर आपने देखनी होगी बहुत ही मूवी, कोई बहुत ही तफरीह का इरादा होगा आपका, तो हम कोई हॉलीवुड की अच्छी सी फिल्म देख लेंगे, लेकिन हम वो फिल्म नहीं देखेंगे जिसमें बिठा के हमें बताया जा रहा हो कि हम इंडिया वाले, और हम बैठ के एक तरह पहले हमने खड़े होकर कौमी तराना पढ़ा हो,
पाक सरजमीन शादात फिर हमने बैठ के पूरी पाकिस्तान बैशिंग का एक सीन देखा हो और फिर हम हंसते हंसते पॉपकॉर्न खाते हुए बाहर आ जाएं और कि बड़ी अच्छी शाम गुजरी है, और फिर रात को हम करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देख रहे हो कि हम इंडियन जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम किसी सूरत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे और हर तरह की जो बुज़दिली है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आई मीन कम ऑन, हमें इस ड्रामे को ख़त्म करना होगा और ये ख़त्म अपने घरों से करना होगा। जब तक हम मुनाफ़क़त का ये खेल खेलते रहेंगे दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब रहेगा और हम इसी तरह से चोट खाते रहेंगे, नौजवानों की लाशें उठाते रहेंगे, माएँ रोती रहेंगी, बहनें तड़पती रहेंगी और बच्चे बिलखते रहेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे मैं और आप हम सब के ज़मीर बहैसियत कौम जागे और जहाँ पर हमारे अफवाज लड़ी हैं दुश्मनों से वहाँ हम भी लड़ने के लिए हौसला अपने अंदर पैदा करें कि वो लड़ाई है जो घरों तक में लड़ी जा रही है, और अगर घरों में इस महाज में नाकामी होगी तो फिर दुश्मन किसी भी महाज पे हमें हराने में कामयाब हो सकता है, अल्लाह ना करे। सो ये एक रिक्वेस्ट थी, एक इल्तिजा थी, और उसके बाद आज के प्रोग्राम की तरफ चलूँगी। बात वही है कि हमें अपने चेहरों को, अपने कल्चर को, अपने आर्टिस्टों को, अपने लोगों को पहचानना है और उनसे प्यार करना है, क्योंकि जो हमारे अपने हैं वही हमारे हैं। उधार लेकर हम चेहरे या उधार लेकर हम स्टार्स अपनी पहचान या अपनी आवाज़ नहीं बना सकते। सो आज हम अपनी एक ऐसी आर्टिस्ट से मिलेंगे जो बहुत खूबसूरत है, बहुत बाकमाल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और उनसे आपकी मुलाकात होगी। बहुत सारी आपने उनके प्रोजेक्ट्स देखे हुए एक्टिंग के, आज उनसे गपशप और मुलाकात जो है प्रोग्राम का हिस्सा है। सो मेरे साथ होंगी आज रुबाब हाशिम और उनसे हमारी गपशप आप देख सकेंगे। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल करके। उसके साथ साथ कुछ म्यूज़िक है जो कि आपको हमारे म्यूजिशियंस जो हैं वो शेयर करेंगे और आप खूबसूरत गाने भी सुन सकेंगे। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क, अगर आपने देखा हुआ है तो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने देखा हुआ नहीं है तो फिर मैं जितना भी बता लूँ आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए कि अपनी आंखों से देखकर इंसान को पता चलता है कि क्या कुछ है। राफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ही होती है, और आप यकीन करिए जब हम नारायण कागान सफ़र पर गए थे तो राफ्टिंग वहाँ पर वो जिसे कहते हैं ना दरियाए कुन्हार के वो तुंद तेज़ जो पानी था उसमें राफ्टिंग का जो मज़ा है वो आप खुद जाएं वहाँ पे। अब तो सीज़न एंड हो गया, लेकिन अगले सीज़न के लिए प्लान रखिएगा, जाएं और जाकर लुत्फ़अंदोज़ हों तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैंने उसको चूँकि कैप्चर किया हुआ है, छोटा सा वो क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब इसका यही है कि पाकिस्तान की खूबसूरतियाँ, पाकिस्तान को दिए हुए अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी दौलतें, हम उन सबको वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें और उनसे प्यार करें। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। दरियाए कुन्हार के किनारे हम पहुंचे हैं तुमतुमा ब्रिज पर, जहां साथ ही तुमतुमा ब्रिज है, और राफ्टिंग के लिए वी आर ऑल सेट। एक ऐसा एडवेंचर जो आपको नारायण की वादी की सैर कभी भूलने नहीं देगी। 3 दिनों में इस यंग लेडी ने डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पे एडवेंचर और थ्रिल की कौन सी एक्टिविटीज हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैम, क्या बात है। लोग आते हैं यहाँ पे लेट के बोर हो के वापस चले जाते हैं और कहते हैं यार मज़ा नहीं आया। वैसे तो मज़ा लेने के लिए फिर आपको थोड़ी सी कोई हलचल करनी पड़ती है। बड़ी तैयार हुई हुई है राफ्टिंग शेफ्टिंग के लिए। हाँ। कहाँ से आई हैं? लाहौर। दोनों जी। और आप भी? अच्छा, कैसे पता चला कि राफ्टिंग होती है? साइट से सर्च किया था, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी लगी हुई थी इसकी। सही, इसलिए तो डर नहीं लगा कि यार कुछ हो गया, कुछ हो जाएगा? अल्लाह, मुझे पानी से डर लगता है। नहीं, डरने वाली क्या बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट लाइफ इज टू लिव, सो वन शुड लर्न टू लिव। ये किसका आइडिया है? आइडिया सबका ही है। वी ऑल आर एडवेंचरस आई गेस। टीमिंग हो रही है, तैयारी हो रही है? क्या तैयारी हो रही है? सर जोड़ के, वो तो लग रहा था जैसे फुटबॉल उधर वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो चल रहा है ना, जैसे वो सर जोड़ के नहीं कर रहे होते। वो वही उसी कौन डिफेंडर है, वही है। आगे अटैक होगा, उसी की प्लानिंग कर रहे हैं कि मिडफील्डर कौन है, अटैकर कौन है और डिफेंडर तो कौन है। कौन मिडफील्डर कौन है, तो अटैकर कौन है, तो डिफेंडर। अभी हम कर ही रहे हैं कि आप ये हमारा अटैकर है, ये हमारा अटैकर है, ये हमारा भी अटैकर है। बाकी हम सारे, मैं मिडफील्डर हूँ, ये हमारे डिफेंडर है। राफ्टिंग पे जाने से पहले कुछ चीज़ों का आपको इल्म होना बड़ा ज़रूरी है, और वो है अस्सलाम वालेकुम।
जनाब कहाँ से ताल्लुक आपका? मेरा जी एबटाबाद से एडवेंचर ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान। एडवेंचर ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। जी, जी। बिल्कुल सर, आप ही ऑर्गेनाइज करते हैं जी, जी, राफ्टिंग की बिल्कुल, यहाँ पे एक्टिविटीज? मैं ही हूँ सारा कुछ। सही। हाँ जी। सच गुड। यहाँ पे क्या राफ्टिंग पे जाने से पहले किन चीज़ों की जरूरत होती हर बंदा, हमें पता है नए लोग आते हैं, नॉन प्रोफेशनल, नॉन स्विमर, तो उनको थोड़ा बहुत जो है सेफ्टी के हवाले से बताया जाता है कि ये जैकेट किस लिए पहनाई जाती है, हेलमेट किस लिए पहनाया बताएं जाता है, और ये पेडल के बारे में, राफ्ट में बैठने का बताएं आप, तरीका। ताकि हम वो अपने व्यूअर्स भी शेयर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम सजाद अहमद है। मैं अपनी तरफ से द एडवेंचर ग्रुप्स की तरफ से आप सबको राफ्टिंग में खुश आमदेद। रिवर में जाने से पहले चंद सेफ्टी टास्क हैं जो आपको बताए जाएंगे। ये जैकेट इसलिए आपको पहनाई जाती है इन केस अगर आप पानी में गिर जाते हैं तो ये आपको स्विमिंग में मदद देगी, अगरचे कि आप स्विमर हैं यहाँ के नहीं। हेलमेट इसलिए पहनाया जाता है ताकि आपका सर भी महफूज हो, आपका सर भी महफूज है और आप पानी के ऊपर भी हैं तो आप ऑलरेडी सेफ हैं। ये सबको दिया जाता है जी पेडल। इसको जो प्रॉपर इसके 3 पार्ट्स हैं, यहाँ से आगे ब्लेड, थ्रोट और ये हैंडल। इसको पकड़ने का तरीकाकार ये है, जो राइट साइड पे होंगे राइट थ्रोट पे और लेफ्ट हैंडल पे, अपोजिट चले जाएं जो लेफ्ट पे बैठेंगे लेफ्ट थ्रोट पे और राइट हैंडल पे। हर राफ्ट में 2 बंदे होते हैं, एक कैप्टन और एक बो लाइनर्स। जो कैप्टन होते हैं वो राफ्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैप्टन आपको 2 काशन देते हैं, फॉरवर्ड और बैक। जब फॉरवर्ड बोलते हैं तो आपने पानी को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है जी। जब स्टॉप का काशन आ जाएगा तो आपका पेडल पानी से ऊपर। दूसरा काशन बैक, जब बैक बोलेंगे तो आपने पानी को आगे की तरफ पुश करना है। क्लियर जी? ये पूरी राफ्ट कहलाती है। इसमें बैठने का तरीकाकार ये है कि आधा आप टूट पे बैठेंगे और आधा थ्वाट पे, लाइक इस तरह। यहाँ से कैप्टन आपको बोलेंगे वेव्स आ रही हैं तो आप पाँव ग्रिप कर लें, तो आप साइड पे या इसके थ्वाट के नीचे पाँव ग्रिप करेंगे तो कहीं भी नहीं जाएंगे। So this is rafting. We are all set और हम भी अब राफ्टिंग के लिए थोड़ा सा हमने आपको सिखाया है राफ्टिंग, बहुत कुछ और भी है। अभी तो हम गए थे दरिया में और उसके बाद क्या क्या कुछ वो मैं आपको क्लिप्स दिखाती रहूँगी, लेकिन मेहमान से मुलाकात भी है। आपने मिलना है हमारी आज की मेहमान से, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं आपकी मुलाकात करूँगी अपने आज के मेहमान से, आप मिल सकेंगे और उनके बारे में जान सकेंगे। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आपकी मुलाकात मेहमान से अब फाइनली, क्योंकि राफ्टिंग पे हम आपको ले गए थे पहले अचानक से, और इससे पहले कि रबाब से मिले उनकी परफॉर्मेंस का एक पैकेज देखते हैं। यहाँ कैसे? और तुम? थैंक यू। You're welcome. डिस्चार्ज कब होंगे? हेलो अम्मी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। आपने पैसे नहीं भेजे? असफर के अकाउंट में। असफर के अकाउंट में जरूरत है उसे। अम्मी उन्हें चाहिए, जरूरत है। नहीं भेजे तो तुम हमेशा के लिए जा रही हो वापस। बोलो। अगर नहीं भेजे तो मैं आपके पास आ रही हूँ।
अब आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं अपनी मेहमान से। तशरीफ लाइए रुबाब हाशिम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? कैसी हो रुबाब? बिल्कुल ठीक, आप बताइए, हाउ आर यू? बिल्कुल सही, जबरदस्त। पहली बात तो ये कि यू आर वेरी गॉर्जियस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट कब मिला था? अगर आप इस फील्ड में होते हैं तो आई थिंक मिलता रहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। मगर मेरा ख्याल है फील्ड में आने से पहले मिलता है, तभी आप इसमें हाँ आते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने स्टार्ट बहुत बचपन में किया था। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 10। मैंने 10 साल की एज से स्टार्ट किया है होस्टिंग एंड ऑल दैट। तो उस वक्त तो कुछ पता ही नहीं होता, उस वक्त तो आप बस कर रहे होते हैं काम। बट 10 साल की उम्र में कैसे और क्यों? कैसे और क्यों, अम्मा अब्बा, ये तो सवाल उनसे होना चाहिए वैसे। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि बहुत शाय थी बचपन में एंड बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, कुछ इस तरह का नहीं था। बट पेरेंट्स की इंक्लिनेशन थी उस वक्त। बच्चों का एक शो स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने देखा एंड दे वर लाइक कि इसको इसमें देखना है हमने। एंड आई वाज वेरी शाय। तो उन्होंने उस वक्त ऐसे ही एट द एंड ऑफ द शो जो है ऑडिशंस की कॉल थी एंड ऑल दैट, तो उन्होंने ऐसे ईमेल कर दिया, गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर, चली गई ऑडिशन के लिए, इंसिडेंटली सेलेक्ट हो गई। Incidentally? और बस हाँ हो गई। और फिर उसके बाद से वो जो स्टार्ट हुआ तो फिर वो चलते चलते कुछ ना कुछ करते करते स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ। यानी तय हुआ कि लड़कियों को टेलीविजन में नहीं लेके जाना चाहिए वरना वो फाइनली टेलीविजन में आ जाएंगी। बस वो आ ही जाती हैं। सो कैसे एक शाय बच्ची से कॉन्फिडेंट, एक बिल्कुल सेल्फ एश्योर्ड वुमन कैसे? मुझे लगता है कि वो जो पीछे एक आपके होना चाहिए ना पोटेंशियल, वो एक दिमाग में जो एक होना चाहिए आपके, वो था। लेकिन वो उसको मैंने डिस्कवर नहीं किया था, एक्सप्लोर नहीं किया था। तो जब स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम फाइनली होम। वो जो फीलिंग होती है कि यार ये मेरी जगह है, यही करना है अब। तो वो वाली फीलिंग आई। नहीं 10 साल की एज में नहीं, वो आई एक्चुअली में व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग। जब मैंने 13 इयर्स की एज में आई गॉट एडमिटेड नैपर में, और वहाँ पे मैंने पहली दफा जब स्टेज पे परफॉर्म किया तो मुझे लगा दिस इज माय प्लेस, बस अब ये करना है। सही। तो वो एंड होस्टिंग हमेशा से एंजॉय करती रही। जब आहिस्ते आहिस्ते करना शुरू किया तो मुझे लगा कि कैमरा से मेरा कंफर्ट लेवल है। वैसा नहीं है कि आई गेट आउट ऑफ प्लेस। बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, फोबियाज होते हैं। हाँ। तो उस तरह की कोई चीज नहीं थी, मैं एंजॉय करना शुरू हो गई उस चीज को। तो वो अरे करती रही। खुद ही हुआ या कोई उस्ताद या किसी की खास वजह से कहते हैं गॉडफादर, या फिर किसी का कोई आपके ऊपर इन्फ्लुएंस या उसकी कुछ भी नहीं, पेरेंट्स की सपोर्ट, भाई की सपोर्ट, फैमिली बहुत ज़्यादा हर चीज़ देखना, बताना कि ये करो, ऐसे करो, ये किया था तो ये अच्छा नहीं था, ये किया था ये बहुत अच्छा था। तो बस उसी तरह सीखती गई। एक्टिंग हाउएवर मैंने नैपर में एडमिशन लिया 13 इयर्स की एज में एंड आई वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट देयर। और वहाँ मैंने 3 साल पढ़ा अपने से बहुत बड़े लोगों के साथ एंड 3 साल का वो था मेरा कोर्स एंड एक्टिंग मेजर्स था। वहाँ से ग्रेजुएट किया, उसके बाद प्रॉपर्ली पढ़ाई खत्म की। इस ईयर मेरा बैचलर्स खत्म हुआ है दिसंबर में, कॉन्वोकेशन हुई है। सो नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग, अब एक्टिंग कर रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है इससे कि आप पढ़ लिख के आके एक्टिंग कर रही हो या फिर आप स्पॉन्टेनियस रॉ जो कुछ आपको अल्लाह ताला ने दिया है उस टैलेंट की बेस? मुझे लगता है काम तो दोनों तरीके से होता है। थिएटर एक्चुअली एक डिफरेंट जॉनरा है बिल्कुल। मैंने जो पढ़ा है वो थिएटर पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि एक तो आपका जो एक्सपोजर होता है पूरा लिटरेचर का, उर्दू लिटरेचर, आप सारे हमारे जो प्लेज हैं, जो हमारे इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, तो उनका आपको अगर एक्सपोजर ना हो, अगर आप डायरेक्टली टेलीविजन पे काम करना शुरू करें तो वो चीज़ आप बड़ी मिस आउट करते हैं। फिर ड्रामा स्कूल में आपकी ट्रेनिंग होती है आवाज़ की, आपकी वॉइस ट्रेनिंग होती है, मूवमेंट की ट्रेनिंग होती है। स्टेज का एक अलग सेंस होता है, वो एक अलग गेम है, वो टेलीविजन से बहुत फ़र्क है। तो स्टेज की आपको वो चीज़ें टेक्निकलिटीज समझनी होती हैं। हाउएवर एक्टिंग में अगर आप स्टेज बहुत पढ़ भी लें, आप थिएटर पढ़ लें काफ़ी 3 साल, जब टेलीविजन के लिए आप काम करेंगे तो यू विल बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, वहीं से। तो फिर टेलीविजन क्यों नहीं पढ़ा? क्या उसमें टेलीविजन यहाँ पे था नहीं और अभी भी आई थिंक नहीं है। एक्टिंग फॉर टेलीविजन यहाँ पे नहीं है, बेसिकली थिएटर आर्ट्स ही है वो बेसिकली। और थिएटर आर्ट्स हमारे यहाँ पे इतना हो नहीं रहा है, हमारे यहाँ थिएटर अब स्टार्ट हुआ है ट्रेंड, लेकिन इतना नहीं है कि आप कहें कि ये एक इंडस्ट्री है पूरी। बट ये है कि आप किक ऑफ किया है, बहुत अच्छे थिएटर प्लेस हो रहे हैं। मेरे जो टीचर्स हैं राहत काजमी साहब, तलत हुसैन, खालिद अहमद, जिया मोयुद्दीन, तो ये सारे देर लेजेंड्स। इन्होंने अपने वक्त में इतना थिएटर किया हुआ है और इनसे पढ़ के आई फील कि वो मेरे लिए एक ऑनर था। और फिल्म में कब तक और क्या कुछ और कैसे? वो डिपेंड करता है। अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, अभी टेलीविजन में ही बहुत कुछ करना बाकी है।
बट फिल्म मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ ये कि एक बिल्कुल फर्क जॉनरा है। जिस तरह थिएटर फर्क है, टीवी फर्क है, तो उस तरह फिल्म भी एक अलग चीज़ है। तो अगर कभी करूंगी तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मुझे लगता है कि इम्पैक्टफुल है, एंड वो करनी चाहिए। अभी तक जो 1-2 स्क्रिप्ट्स हैव कम टू मी, वो मुझे इतने ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा कि मतलब क्या click होगा नहीं स्क्रिप्ट किया। में तो क्लिक होगा। एक्टर के पास तो परफॉर्मेंस का मार्जिन होना चाहिए। एक्टर के पास तो आपको, मुझे लगता है ये वो काम है कि आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आपने कुछ नहीं किया। आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा इश्क होना चाहिए अपने काम से, पैशनेट होने चाहिए आप। ठीक। तो अगर वो फीलिंग आती रहे, रोज सुबह आप उठ के ये सोचें कि हाँ यार आज कुछ करना है, अगर जिस दिन वो फीलिंग आ गई ना कि सुबह उठ के कि अरे यार आज भी मतलब वही करना है, आज भी वही करना है, तो उस दिन काम छोड़ देना चाहिए। सही, मुझे ये लगता है। सही डिसाइड किया हुआ है। ये मैंने डिसाइड किया हुआ है, ये तो पहले दिन से डिसाइड किया हुआ है कि जिस दिन ये फीलिंग आई उठ के कि यार आज भी वही करना है, तो उस दिन, क्योंकि ये करने का फायदा ही एक ये है, मैं बेसिकली बिजनेस स्कूल की ग्रेजुएट हूँ, मैंने मार्केटिंग में मेजर्स किया है। अच्छा, एक तरफ आप एक्टिंग कर रही थी और साथ साथ आप दूसरा बिल्कुल कर रही थी, बिकॉज अम्मा अब्बा की ये बड़ी एक सॉलिड कंडीशन थी। जब बचपन में भी स्टार्ट किया था, दे सेड ग्रेड्स नहीं सफर करने चाहिए। तो So, ये आप उनकी एक तरफ condition थी। एक्टिंग स्कूल में जा रही थी यानी नापा में, और उसके साथ साथ आप अपनी उसके साथ साथ मैं स्कूल में थी। कन्वेंशनल जो, अच्छा जी, स्कूल में थी, एंड उसके बाद 15 इयर्स की एज में स्कूल भी खत्म हुआ, नापा भी खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, उसके साथ भी होस्टिंग करती रही 2 साल। ठीक। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ मैंने जो है बहुत कम प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट किए एक्टिंग के, क्योंकि फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होते थे, लेकिन साल में 1-2 प्रोजेक्ट्स। और अभी दिसंबर में मेरी कॉन्वोकेशन हुई है, तो पिछले 6 to 8 मंथ्स से मैं बैक टू बैक काम कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम ऑन स्क्रीन मोर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो अब जबकि आपका बैचलर्स उधर से भी कंप्लीट है और यहाँ से आपका एक्टिंग भी, तो ये तय है कि जो आपकी डिग्री है एक्चुअली उस तरफ नहीं जाना कभी भी, और रिवायती तौर पे जो आपने एक गैर रिवायती फन सीखा है उसी में रहना, यानी एक्टिंग ही करते रहना? अभी तक के लिए तो ये तय है। एक्चुअली जो मैंने बात आपसे कही ना कि हमारा इस फील्ड में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम जो कर रहे हैं, वी लव व्हाट वी डू, यू नो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि उनको जिस चीज से प्यार है वो उस प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं। तो आई फील ये एक ब्लेसिंग है। एजुकेशन मैंने कंप्लीट की बिकॉज वो एक रिक्वायरमेंट थी, और वो पेरेंट्स की तरफ से भी था, और मुझे भी लगता था कि होना चाहिए आपके पास एक। तो आई वुड से शेमलेसली कि दैट्स माय बैकअप प्लान, कि अगर कभी माइंड चेंज हुआ तो आई कैन गो बैक टू दैट। और अभी मास्टर्स करने का भी मैंने सोचा है, लेकिन अभी तक मेजर्स डिसाइड नहीं किया। अभी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। मैंने अम्मा बक से भी ये कहा है कि अभी 4 साल यू नो आई स्पेंट पढ़ते हुए एंड कम काम करते हुए, तो अब काम को फोकस करना चाह रही हूँ। मे बी इन अ ईयर और 2 आई मेक अप माई माइंड कि अब क्या करना है, मास्टर्स, समथिंग एल्स। एक्टिंग में क्या क्या कुछ मजीद करना है, क्या क्या कुछ आगे आपके जहन में है? एक्टिंग में सब कुछ करना है, जैसे कि तो कौन start से है। रोल्स, ग्लैमरस, हीरोइन, रोती हुई लड़की, हाँ, या ये फिर एक हमारा डिलेमा है बहुत बड़ा हमारी इंडस्ट्री का, कि जो प्रोटैगनिस्ट आपका होता है ड्रामों का, वो बड़ी एक रोती धोती डैमजेल इन डिस्ट्रेस टाइप की लड़की जो बहुत मजलूम है। और एंटेगनिस्ट आप हो नहीं सकती। आपने कभी सोचा है कि आप कुछ नेगेटिव स्ट्रीक का नेगेटिव मैं कर perform चुकी हूँ, मैं कर चुकी हूँ। और कैसा किया है? लोगों को पसंद भी आया, और फैंस की तरफ से एक ये मुझे फीडबैक भी मिलता है कि यार आप नेगेटिव ना किया गया है, तो एक वो वाला भी मिलता है, लेकिन पसंद भी आया। तो इनफैक्ट मेरा दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट था, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, एंड इट वाज विद सबा कमर एंड एहसन खान। तो प्रोजेक्ट का नाम था ना कहो तो मेरे नहीं। तो उसमें मेरा काफी शदीद नेगेटिव था, लेकिन लोगों को पसंद भी आया। बट मैंने देखा है फैंस की इंक्लिनेशन ये होती है कि नहीं यार नेगेटिव ना करें। तो जनरली तो वो मजलूम वाले कैरेक्टर्स ही होते हैं। अभी एक सीरियल चल रहा है इश्का वे, उसमें एक्सपेरिमेंट किया है थोड़ा सा। इट्स अ फन कैरेक्टर, बड़ा मजे का है, वो डिफरेंट है थोड़ा। तो उसका बहुत जबरदस्त फीडबैक आ रहा है। एंड बाकी और भी अभी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ जहां मुझे मार्जिन मिलता है, जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का, कुछ मजे का करने का मार्जिन है, तो वहां मैं ले लेती हूँ फिर कि बस ये। अभी तक आपने एक्सप्लोर किया है? वजह से हमारे यहाँ तो वर्सटैलिटी बिल्कुल है ही नहीं ना। आप किसी एक खास क्लास में फिक्स हो जाते हैं, कोई एक रोल की छाप आप पे लग जाती है। बिल्कुल स्टीरियोटाइप करते हैं आपको यहाँ पे। आई गो थ्रू दैट एज वेल, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन होती है स्क्रिप्ट्स पे। जब मुझे कोई प्रोजेक्ट के लिए कॉल आती है तो वो पहला सवाल ये करते हैं कि आपके पास डेट्स हैं, तो आई आस्क देम कि आप मुझे पहले स्क्रिप्ट दें, कैरेक्टर बताएं, 1 लाइनर भेज दें, मुझे उसके बाद पसंद dates आएगा की तो मैं बात करते देखूंगी। हैं। हाँ, तो क्या देख रही होती है आप जब स्क्रिप्ट देखते हो? उसमें क्या देख रही है? परफॉर्मेंस का मार्जिन कितना है, या ये कि मेरा रोल कितना स्ट्रांग है और ये कितना परफॉर्मेंस का मार्जिन भी, और कैरेक्टर भी, स्टोरी भी, ये सारी चीजें। बिकॉज मुझे ये लगता है कि हम जब प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहे होते हैं, जनरली लोगों को वैसे नहीं पता होता, हम एक गो में शूट करते हैं। 2-3 महीने आप लगा रहे होते हैं, रोज आप 12 घंटे शूट कर रहे हैं, 10 से 10 आप काम कर रहे हैं, एंड आप एक चीज कर रहे हैं। तो उसमें अगर मोनोटनी आ जाए ना, तो आप खुद थोड़ा सा
डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा लो हो जाते हैं। तो अब अगर एक आपने एक तरह का कैरेक्टर किया तो अगले में मेरी कोशिश होती है कुछ फर्क हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सको। कम मार्जिन मिलता है लेकिन जहां मिलता है वहां मुझे लगता है ले लेना चाहिए। इफ यू गेट दैट चांस कि आपको कुछ डिफरेंट कैरेक्टर मिले तो यू शुड डू इट। किसके साथ काम करना सो फार सबसे ज्यादा एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा है अमंग ऑल द सीनियर्स? Among all the seniors, Kavi Sahab, I have to say this, Kavi Sahab is my favorite. I think उनके साथ अभी मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ है। जितना मैंने ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा उनके साथ उनकी बातों को एंजॉय किया, उनसे सीखा है, बहुत कम लोगों से सीखा है। और सीनियर्स में मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। राबिया आपा, आबिद अली साहब वाइफ, शी इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट एक्टर, उनके साथ बहुत मजा आया। नायला जाफरी, माई फर्स्ट एवर सीरियल वाज विद सानिया सईद। सही। तो इन सारे सीनियर्स के साथ बहुत मजा आया, बहुत मजे का एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है इनके साथ काम करने का बेस्ट पार्ट ये होता है कि ऑन कैमरा तो आप जो सीखते हैं वो सीखते हैं, ऑफ कैमरा जब आप इनसे बात करते हैं हाँ। तो उनका एक्सपीरियंस इतना वास्ट होता है कि यू गेट टू लर्न सो मच। इट्स अ ब्लेसिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, होस्टिंग कहाँ गई और कहाँ रही और कितना चलेगी? होस्टिंग शुरू में बहुत की। शुरू में मैंने आई थिंक स्कूल के साथ जितना टाइम काम किया मैंने सिर्फ होस्टिंग की है। स्पोर्ट्स चैनल के लिए 2 साल काम किया, गेम शोज होस्ट किए, एनिमल्स का शो होस्ट किया, इंफोटेनमेंट शोज होस्ट किए। लेकिन जब एक्टिंग स्टार्ट की तो एक्टिंग का कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ। तो अब होस्टिंग थोड़ा सा बैक सीट ले ली है होस्टिंग ने, लेकिन प्रोबेबली यू नेवर नो, हो सकता है वापस आऊँ करूँ। जितना आप फ्लुएंट बात करती हो और जितना आप मेरा ख्याल अच्छी तरह से बात करती हो, मुझे लगता है आपको आना चाहिए होस्टिंग में, और होस्टिंग विल बी। हाँ, मैं एंजॉय भी करती हूँ, आई लाइक इट। लेकिन यही होता है कि वो टाइम कमिटमेंट्स, अब जो चीजें अक्सर आती भी हैं तो उसमें टाइम कमिटमेंट बड़ा होता है। तो इंसिडेंटली अभी तक मौका नहीं बना, लेकिन मुझे लगता है कि आगे करूंगी क्योंकि है तो चीज वो, आई एंजॉय इट। और अगर ऐसा हो गया कि आपको होस्टिंग या एक्टिंग दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो फिर फैसला ये नहीं हो सकता। जिंदगी इसी तरह की टफ चॉइसेस का नाम है। सो व्हाट इफ? आई थिंक आई एंजॉय एक्टिंग मोर, लेकिन होस्टिंग इज फन। मतलब होस्टिंग में आप एज योर सेल्फ होते हैं, आप अपने आप की तरह लोगों को वो जो मार्जिन आपको एक्टिंग में मिलता है ना, आप लोगों को फेस कर रहे हैं होस्टिंग में एज योर सेल्फ। एक्टिंग में यू लिविंग 1000 लाइव्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी चीजें जो आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं करते, इमोशंस हैं जो आप नॉर्मल जिंदगी में फील नहीं करते, डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर उनको, सकते। बहुत सारी चीजों को आप होल्ड एंड यू करते गेट टू डू दैट। तो आई थिंक उससे ज्यादा मजे का काम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फैमिली इतनी कैसे सपोर्टिव थी रबाब? इसलिए कि हमारे यहाँ पर तो फैमिलीज जो हैं वो सबसे बड़ा बैरियर होती हैं किसी भी खातून की और गर्ल की, खासतौर पे लड़की की ज़िंदगी में। अगर उसकी कोई भी ख्वाहिशें और ख्वाब हैं तो सबसे पहली रुकावट तो उसका घर अपना होता है, जो कि और माशरा और समाज फिर दूसरा। एब्सोल्युटली। एक्सटेंडेड फैमिली इसी तरह की है, कंजर्वेटिव है, काफ़ी कंजर्वेटिव है। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका ये माइंडसेट हमेशा से रहा है कि हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना है। अब्बा का भी यही माइंडसेट रहा है, मॉम ऑल्सो हैज़ द सेम थिंग। फिर उन्होंने हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि काम या एजुकेशन, दे ऑलवेज सेड कि ग्रेड्स फर्स्ट। और मैंने आई थिंक जिस दिन से काम स्टार्ट किया है उस दिन से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर चीज़ में टॉप किया है, बिकॉज आई नो बैक ऑफ द माइंड कि इनकी ये रिक्वायरमेंट है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया और कंडीशनली किया। शुरू में अम्मी आती थी साथ में मेरे शूट्स पे, बिकॉज मेरी फैमिली से कोई है नहीं शोबिज़ में, सो दे कुडंट ट्रस्ट इट टू मच। उनको ये लगता था कि नहीं, सुपरविजन होनी चाहिए। तो वो जो कुछ साल अम्मी ने अब्बू ने लगाए ना ब्रेन वॉशिंग करने में, बैठ के काउंसलिंग करने में, हर चीज़ का डिसीजन साथ में। अभी भी कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो स्क्रिप्ट मैं सबसे पहले अम्मा अब्बा को देती हूँ कि यार थोड़ा सा आप पढ़ें, बताएं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दे आर सो इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस कि वो जो उन्होंने शुरू के साल लगाए ना, तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। तो अब उनको भी इस चीज़ पे ट्रस्ट है कि वो फिक्स हो चुकी हैं चीज़ें, एंड यू नो आई कैन डू इट। और बाकी अम्मा अब्बा ने रूल्स बड़े क्लियर किए हुए कि ये चीज़ें ओके हैं, ये चीज़ें ओके नहीं हैं। बट येस, दे टुक अ स्टैंड फॉर मी। बहुत सारी ऑपोजिशन थी, बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली से भी बातें आई, अब्बा को भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली, लेकिन उन्होंने उस वक्त जो है काफ़ी साथ दिया। अब ये है कि जब आप एक दफ़ा एस्टैब्लिश हो जाते हैं, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, तो फिर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू गेट एस्टैब्लिश्ड, देन पीपल चेंज एज वेल। तो अब वो वाला टाइम आ गया। आपको कैसा लगता है वो चेंज, लोग जब बदली हुई नजरों और अंदाज के साथ मिलते हैं? तो बहुत अम्यूज होती हूँ मैं इस बात से, बहुत अम्यूज होती हूँ क्योंकि बहुत फर्क आ जाता है रवैयों में, बातों में लोगों की, एंड ट्रीटमेंट में, एटीट्यूड में। तो आई गेट अम्यूज बिकॉज ऑफ दैट। और अम्मा अब्बा भी उस चीज़ को अब एंजॉय करते हैं, दे टेल मी कि देखो ये फर्क होता है। तो आई थिंक अच्छा है एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग आउट फॉर यू, आपके लिए अच्छा जा रहा है,
आई थिंक और कोई चीज़ मैटर नहीं करती, आपकी ग्रोथ। ग्रेट। अच्छा जी, म्यूजिक से कितनी दिलचस्पी है रबाब? आपका तो अपना नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे है। हाँ जी है, इंजॉय करती हूँ सुनने की हद तक, बट गाने की हद तक क्यों नहीं? गाने की हद तक नहीं। क्यों? इतनी आप टैलेंटेड हो, मुझे यकीन है ये टैलेंट भी आपके अंदर होगा। नहीं, आई थिंक ये टैलेंट नहीं आई थिंक ये टैलेंट है। सीरियसली कभी ट्राई किया? नहीं, ट्राई नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन हमें पता है कि जब आप एक्टिंग में ट्रेंड होते हैं तो फिर आपको वोकल्स में भी ट्रेंड होना होता है, और उसमें जी। कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे सिंगिंग भी होती है। इसलिए कि प्रोबेबली वो आगे का कहीं का स्टेप होगा, अभी तक वहां पहुंची नहीं हूँ। सही, चले हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब, मेरे साथ हैं रबाब हाशिम। उनसे आज गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। आपके लिए एक हमारे साथ कॉलर्स हैं बहुत सारे, लेकिन जहाँ जहाँ हमें अपनी गुफ्तगू में टाइम मिलेगा उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फातिमा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। फरा, आप कैसी हैं? आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं रुबाब से बात करना चाहती हूँ। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे शिकागो ड्रामे में आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपको जो सफीना का कैरेक्टर है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहती थी कि मैं खुद भी बीबीए ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, मार्केटिंग ही कर रही हूँ, तो मुझे आप बहुत इंस्पायर करती है कि मतलब मैं भी अपने आप को देख सकती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है लाइफ में, बंदा और भी बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, तो आप बिल्कुल। हम जैसी यंग लड़कियों के लिए काफी बड़ी इंस्पिरेशन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अच्छा रबाब, जिंदगी में अभी तक मुश्किल क्या आई है जिसको आपने फेस किया हो? ऐसे अभी तक तो ऐसा लग रहा है ना सब अच्छा अच्छा अच्छा, माँ बाबा ने कहा चलो टीवी में भी चले जाओ, आपने सोचा अच्छा चले अच्छा acting भी अच्छा कर नहीं लेते हैं। रहा एक्चुअली। मुझे ये लगता है कि जो मेरी ओवर टाइम पर्सनालिटी डेवलप हो गई है वो ऐसी ही हो गई है कि आई थ्राइव ऑन चैलेंजेस, क्योंकि शुरू से मुश्किलात काफ़ी रहीं एंड ऑपोजिशन भी हर तरह से मेरे साथ। एक ये आई थिंक नेचुरल भी थोड़ा प्रोसेस है कि चीज़ें पहले ख़राब होती हैं फिर बेहतर होती हैं। अच्छा। तो आई थिंक वो प्रोसेस मेरा हमेशा ग्रोथ जो आपने मुझे कहानी सुनाई उसमें तो मेरे कहीं भी कोई खराबी नजर नहीं है। वो मुझे मैंने लगा आपको यार- सारी पॉजिटिव ब्राइट शाइनी हैप्पी साइड बताई है। अच्छा, वाकई? बट जी, का मतलब आपको कभी रो रो के मनाना पड़ा? कभी आपको भी पेरेंट्स को हाँ। नहीं, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट थी, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस होता है ऑफ डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। आई नो कि अगर आप शाम को 5 से 9 ड्रामा स्कूल जा रहे हैं, आप सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में हैं, और बीच का जो टाइम है उसमें आप शूट करवा रहे हैं कोई, बिकॉज आई वाज होस्टिंग ऑल्सो वर्किंग। फिर अगर आप अपनी उम्र से ट्वाइस योर एज आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट गेटिंग योर सेल्फ नोटिस्ड। और फिर उसके अलावा जिस तरह का हमारा काम है वो बहुत चैलेंजिंग है इन इटसेल्फ, क्योंकि आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है और फिर एक वो होती है योर वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड देन द लाइफ यू आर लिविंग एज द कैरेक्टर। तो वो सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो इट गेट्स वेरी टफ। सोचना भी पड़ता है ना इसमें कि आपने क्या किया और क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, बल्कि आप विजुअल, हाँ नॉन स्टॉप विजुअलाइज, आपकी आंखों में विजुअल्स चल रहे होते हैं कि अच्छा वो ऐसे होगा वो सीन, तो उसमें फिर ऐसे होगा, है ना? एंड इट टेक्स अ टोल ऑन यू एज वेल, क्योंकि कभी कभार आप इतना इंटेंस काम So कर much रहे of होते toll, हैं, हाँ। आप दिन के 12 घंटे अपने इमोशंस से खेल रहे हैं एक तरीके से। आप एक सेकंड हंस रहे हैं, एक सेकंड आप बहुत रो रहे हैं, हाँ। एक सेकंड आप बहुत चीख रहे हैं, तो वो एक होता ही सेकंड है आप कि मार खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा में तो औरत को बगैर इसके गुजारा नहीं। तो वो वाली चीज कि वो भी आपको एक तरीके से आपके ऊपर उसका भी इम्पैक्ट आता है कि आप इतना ज्यादा एक चीज को इस तरह से कर रहे हैं, आसान काम नहीं है वो, इतनी सारी चीजें फील करना, तो आपके इमोशंस यहाँ रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। तो आप इतनी जिंदगी में भी इमोशनल हो? अच्छा, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत डिटैच्ड रहती हूँ जनरली, एंड आई थिंक वो चीज़ मुझे हेल्प करती है क्योंकि वो सही जगह निकलता है फिर सारा कुछ, कि वो आउटलेट उसकी वो होती है ऑन कैमरा। बट वैसे आई ट्राई नॉट टू बी इमोशनल। तो ये ट्राई नहीं करने से क्या बंदा हो जाता है, या आप इमोशनल होते हैं? आप मैं डिटैच रहती हूँ, मैं कर लेती हूँ पुल ऑफ उस चीज़ को, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हूँ। फिर मैं एक्सप्रेसिव भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरा रिएक्शन खामोश हो जाना होता है, और फिर जब ब्लास्ट होता है तो वो बहुत बड़ा होता है। बट वैसे जनरली बहुत ज़्यादा
कम्युनिकेट नहीं करती, कुछ अगर बुरा भी लगता है तो आई एम जस्ट क्वाइट। सही। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के ट्रांसमिशंस आप होस्ट करती रही हो, जी। तो उसके लिए तो थोड़ा सा क्रिकेट की जान पहचान होना ज़रूरी है, तो इतनी समझ-बूझ है खेल की? जिस वक्त शुरू किया था, जिस वक्त वो ट्रांसमिशन की थी, उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। और मैंने उस आई थिंक 15-20 दिन के स्पैन में उस वर्ल्ड कप में इतनी चीज़ें पढ़ी, इतना कुछ देखा कि बाय द एंड ऑफ इट आई हैड बिकम अ क्रिकेट फैन। और फिर उसमें भाई ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो तो क्रिकेट ऐसे फॉलो करता था। तो जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया तो वो मुझसे इतनी चीज़ें डिस्कस करना शुरू हो गया कि हम एक वो हमारा कॉमन ग्राउंड भी बन गया कि हम बैठ के मैच देख रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उस तरह करते करते इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, बट इनिशियली बिल्कुल नहीं था। सही। तो कभी मुश्किल आई उसको करते हुए, जब आपको नहीं पता और चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हों, कुछ आपसे गलती हुई हो, शुरू में कुछ तो ऊपर काफ़ी नीचे हुई, हो? अच्छा। बिकॉज वो लाइव ट्रांसमिशन होती थी। और मैंने उसको होस्ट भी इसी तरह किया था कि एक दिन पहले रात को 12 बजे मेरे पास कॉल आई कि कल से स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप एंड यू हैव टू होस्ट इट। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो एनीथिंग एंड दे आर लाइक यू कैन रीड अप ऑन इट, रिसर्च करो, कर लेंगे, हेल्प करेंगे हम भी, जस्ट डू इट। तो वो जो शुरू के 2-3 दिन थे वो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। आप कैमरा के सामने लाइव बैठे हुए, आपको कुछ नहीं पता। हाँ। तो उस वक्त तो मुझे शायद कैप्टन का नाम भी नहीं पता होगा टीम के। वाकई में? जी, इतना ज्यादा। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, और फिर वो एक फ्लो बन गया, मजा आने शुरू हो गया। नेचुरल फिर चीजें जब आपको पता होती हैं, आप देखते हैं। क्या फर्क होता है जब आप होस्ट सीट पे बैठे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, और जब आपको पता होता है और आप उसे कर फिर रहे ये जो होते हैं? कान में चीज लगी हुई होती है ना, आप इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि अभी कुछ हुआ और यहाँ से यू गोना गेट सम हेल्प। बट मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अगर आप करना चाहें यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सही। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो करने के बाद एक बहुत बड़ी साइट थी जिसका मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, वो खुल गया सब मेरे लिए। कौन है फेवरेट प्लेयर अब among all? मैं इतना ज्यादा तो फॉलो नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट होस्टिंग एनी मोर, बट आई रियली लाइक डेल स्टेन एंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। क्रिकेट में ओके ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया, बट ये है कि इसमें क्या controversy है? हमारी हाँ टीम में थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी है, सो आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज दैट, बट आई फील जब फॉर्म में होते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ऑल ऑफ देम प्ले रियली वेल। नहीं होते तो फिर यार अब सब सियासत देखते हैं। ना करो। हाँ। एक बयान दो ना, कोई एक, वहाब रियाज, सरफराज, अहमद शहजाद, कौन? आई डोंट वांट टू टेक अ नेम। हाँ, कोई एक पाकिस्तानी टीम में से कोई एक फेवरेट मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे जब मैं मैच देख रही होती हूँ तो वो कंसिस्टेंसी बहुत कम नजर आती है। व्हेन अफरीदी प्लेज वेल तो आई थिंक ही इज अमेजिंग, बहुत ज्यादा उनका गेम स्पेक्टेकुलर होता है, क्रिस गेल टाइप होता है कि आप देखते रहें, बट कंसिस्टेंसी हमारी टीम लैक करती है, विच इज ऑनेस्ट। सही। तो ये वाला इसका मतलब है आप अपने को एक्टर्स का भी नाम नहीं लोगी किसी एक का? को एक्टर्स मेरे सारे बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मैंने ज्यादा काम किया है समी के साथ, समी खान, सो आई हैव एंजॉयड विद हिम। हसन अहमद के साथ मैंने अभी दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं अभी, जो हमारा चल रहा है। ब्रिलियंट पर्सन टू वर्क विद, अदनान सिद्दीकी, ब्रिलियंट पर्सन। एहसन खान फेवरेट, आई हैव डन 3 सीरियल्स विद हिम। तो सबके साथ एक अलग लेवल पे है दोस्ती, केमिस्ट्री, तो मजे का रहता है सबके साथ। they've all been good। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर आपको प्ले करना सबसे अच्छा लगता है? एक मजलूम लड़की का जिसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा हो, एक विशेष का जो थोड़ा सा चीज़ों को प्ले कर रही हो, या फिर एक नाइव बिल्कुल एक इस तरह की वो भोली भाली मासूम बेवकूफ़ किस्म की? अच्छा, मैंने ये मजलूम वाले 2-3 अभी किए हैं रिसेंटली, तो अब वो मैंने कर लिए हैं, तो अब मैं उनको इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करती। जिस वक्त नहीं किए थे तो उस वक्त लग रहा था कि हाँ चलो ये करना है, बट अब ये है कि वो कर लिया, वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो जनरली 90% इसी तरह से होता है। अभी जो इश्का वे मैंने किया, दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, और वो मेरे लिए बड़े मजे का था, क्योंकि उससे पहले मैंने वो सारे डैमज़ल इन डिस्ट्रेस, मजलूम, वो सब कुछ किया था। इसमें मेरे पास बहुत सारे ग्रे एरियाज थे कि ये एक बहुत बबली लाइवली सी लड़की है who falls in love eventually, और फिर वो जो है उसका सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के, वो डिप्रेशन भी आता है, बट वो अलग तरह का होता है, वो डील चीज़ों को अलग तरीके से करती है, वो प्रॉब्ली रोती नहीं है, she reacts in a different way। तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, एंजॉयड दैट। ठीक है, तो हम देखेंगे आपको ज़्यादा मतलब इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हुए टिल यू सेटल डाउन एंड क्रिएट योर नीश के। अच्छा, ये रुकोगी किसी जगह पे अगर आपके ऊपर? रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया जनरली जिंदगी में भी कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि जब आप रुक गए तो वो फिर आपके लिए बुरा है। अच्छा, मोहब्बत आपने एक्सप्रेस की है ड्रामों में, अदरवाइज जिंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया है? मोहब्बत इन लड़का लड़की की, वो हमारे हर ड्रामे में तो यही है ना, एक नहीं, हीरो हीरोइन की मोहब्बत।
नहीं, नॉट ऑन दैट स्टेज। विदाउट एक्सपीरियंस समथिंग इन पर्सन, उसको एग्जिबिट करना ड्रामों में, ये कैसा फील है? ये आई थिंक बड़ा मजे की एक चीज है ना? कि ये एक डिफरेंट ही चीज है, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें इस तरह की कर रहे होते हैं जो जो नहीं आपने- फील की भी आपने, एक्सपीरियंस ही नहीं की हुई आपने जिंदगी कभी में। एक्सपीरियंस ही नहीं की। लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत तो चख तो लेते हैं ना एक्टिंग करते हुए। बिल्कुल। हाउ अबाउट जब जिंदगी में एक्चुअल ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आप कैसे देखती हो? क्या क्या आपके जहन में उसके बारे में है? कोई फील या कोई इमेजिनेशन? इतना सोचा नहीं है Fantasy. इस बारे में, बट आई थिंक ना सोचना ही बेहतर होता है, बिकॉज वो फिर आपको गो विद द फ्लो, जैसी चीजें आपके लिए मटेरियलाइज करें, जैसी चीजें हों, अनएक्सपेक्टेड हों, वो उसी में मजा है कि यू जस्ट एंजॉय दैट। मगर जिंदगी के कोई गोल्स, कोई प्लान्स, कोई वजह से कहते हैं माइलस्टोन्स तो होंगे ना कि ये करना, फिर यूं करना और फिर इस ऐसे करना वक्त फोकस काम है। इस वक्त काम में मुझे पता है कि मुझे अब आगे आगे क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी है, क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे एट वन पॉइंट लगा कि मुझे ये नहीं करना, तो फिर मुझे आगे क्या करना होगा। सही। वो सारी चीजें मैंने सोची हुई है, लेकिन वो जो एक कॉन्क्रीट सोचना होता है ना कि बस अब ये करना है, उसके बाद ये, वो वाली मेटिकुलस प्लानिंग नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप वो करें तो फिर आपकी अपनी जिंदगी की स्पॉन्टेनिटी, मजा खत्म हो जाता है। ठीक। शादी का कोई प्लान है सो फार के कहाँ पे कब? नहीं, अभी तक तो नहीं है। अम्मा अब्बा एज यूजुअल सबके होता है एक कि यू नो दे पुश यू, ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद तो अम्मा अब्बा पीछे ही पड़ जाते हैं, बट ये है कि अभी काम पे फोकस है, डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। और अम्मी अब्बू की तरफ से जो पुश है उसको भी कोई आप लिफ्ट नहीं करा रही? नहीं, अभी नहीं। मैंने अम्मा अब्बा को ये बोल दिया, मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, लेट मी फोकस ऑन माय वर्क, एंड उसके बाद व्हाटएवर यू से। सही। तो फिर वो तो थोड़ा- वाकई व्हाटएवर यू से, हाँ वाकई व्हाटएवर दिस से। उसमें आपकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, आपकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा? नोइंग माई पेरेंट्स, वो ऐसा कभी करेंगे नहीं, दे विल नेवर पुश मी इनटू समथिंग, बट ये है कि अगर ऐसा भी हो तो आई डोंट माइंड, बिकॉज उन्होंने अभी तक मेरे लिए इतने अच्छे डिसीजंस लिए हैं जिंदगी में कि मुझे कोई रीजन नहीं है कि मैं डाउट करूं उनकी जजमेंट को। सो आई थिंक कि आई वुड हैप्पीली लीव इट ऑन देम। और अभी मैं खुद भी इस बारे में सोचना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा फोकस काम पे है, दूसरी चीजों पे है। सही। तो सारी एनर्जी उस तरफ है। अच्छा, और काम पे आप बहुत सारी खूबसूरत और बहुत सारी टैलेंटेड इस वक्त एक्ट्रेस जो हैं वो आर इन फील्ड इन मार्केट वो काम कर रही हैं। नेम फ्यू, कोई एक दो जिनको आप बहुत पसंद कर रही हो, अपनी जो आपके हम असर जो लोग। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ वंडरफुल पर्सन, माया अली। आई थिंक शी इज़ वंडरफुल, बहुत पोटेंशियल है, वंडरफुल एक्ट्रेस, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो हमने एक सीरियल किया था लास्ट समर्स में अमेरिका में, तो वी एंडेड अप शेयरिंग अ रूम, बिकमिंग गुड फ्रेंड्स, और वहाँ हमने काम किया। तो आई रियली लाइक्ड हर। न्यू कमर्स में अजीका इज़ अ न्यू एडिशन, तो उसने अभी नया काम करना स्टार्ट किया है, ग्रेट पोटेंशियल। आई थिंक शी इज़ गोना गो प्लेसेस। और भी बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हु आर वर्किंग एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरमाइए। आपका मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। क्या मुझे आवाज कुछ सही समझ नहीं आ रही? मैंने बोला आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, प्रोग्राम अच्छा होता है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सर आपसे मुझे जी कीजिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं मुझे समझ तो कुछ आ नहीं रहा, तो मुझे सर आपसे मैं बात आपसे कुछ बात करना चाहती जी कीजिए कीजिए। हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। मैंने आपके बहुत से गाने देखे, आपके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये अभी हमारे लिए रिडल है कि आप क्या कह रही हैं, हम दोनों उस पर सोचने की कोशिश करें। पहले बताओ, आप कहाँ बैठ के कॉल कर रही हो जो आपकी आवाज में इतनी इको है? आपने स्पीकर पे किया हुआ है फोन? मैं कमरे में बैठी हुई हूँ। फोन स्पीकर पर है? मैं भी करती हूँ। फोन स्पीकर पर है तो उसे बंद कर लें। आवाज है। हाँ, आवाज आपकी बहुत ज्यादा गूंज रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही सही। अब बोलिए। जी बाबा, जी पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं मुझे चाहिए कि मुझे आपका ड्रामा बहुत अच्छे हैं। आपके ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच कॉल करने का। ये जुमला ही कैसा लगता है? मुझे आपके ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। इंटरेस्टिंग जुमला है। इस तरह के हमें सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने एक और चीज बड़ी मजे की नोटिस की है, लोग हमारे कैरेक्टर्स को बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। हाँ। तो अगर किसी ड्रामे में आप कुछ कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है, तो पीपल गेट इमोशनल। जो मैंने थोड़े से ज्यादा मजलूम किस्म के कैरेक्टर्स किए हैं, तो मुझे जब फैंस मिलते हैं तो वो अक्सर जो है आंटीज ये भी कह रही होती है मुझे कि बेटा मुझे बहुत रोना आया, मुझे रात को नींद नहीं आई, और मैं सोच रही होती हूँ उस वक्त कि यार मतलब खुद को नींद आ जाती है? इतना ज्यादा। हाँ, हम तो
एक सेकंड में रो रहे होते हैं, अगले सेकंड आपने कुछ और सीन करना है, आपका मूड अच्छा होना है, तो आपको तो स्विच आपका ऐसे होना चाहिए, मतलब वो मूड फ्लिप्स तो बहुत ज्यादा होते हैं हमारे। लेकिन वो आर्टिस्टिक मूड स्विंग्स का भी हमने बड़ा सुना है, आपके होते हैं ब्लैक मूड्स और बहुत ज्यादा मूडी एंड? मेरे एक्सट्रीम नहीं होते, बिकॉज मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव शायद नहीं हूँ, तो इस वजह से अगर मेरा मूड स्विंग्स होते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा बाहर किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो दिमाग में जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली होते हैं, आई थिंक ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है हमारा, कि जो काम आप करते हैं वो इट टेक्स अ टोल ऑन यू। अभी आई थिंक ज़्यादा नया स्टार्ट है, अभी बहुत टाइम है उस स्टेज पे पहुंचने का जहाँ अनबेरेबल हो जाए, लेकिन अभी इतना बुरा नहीं है एंड मैं कंट्रोल करना मुझे आता है कि आई डिटैच माई सेल्फ नॉर्मल। क्या बात है यार, ये तो टिप बता दो, ये बड़े आराम से आपने 3 दफा ये बात किया, आई डिटैच माई सेल्फ, आई स्टे डिटैच। आई थिंक वो पर्सनालिटी में होती है आपकी चीज, तो मैं थोड़ा सा जनरली भी अनइमोशनल प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हूँ जनरली, आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करती, तो वो चीज़ हेल्प करती है आपको कि आप ड्रेसिंग में और बाकी तमाम चीज़ों में किन किन चीज़ों को आप आइडलाइज करते हो? कोई आइकॉन है जिसको आप देखती हैं और फॉलो करती हैं? कोई स्टाइल आइकॉन, बाल कैसे होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने हैं? इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि मिनिमल एफर्ट करती हूँ इन चीज़ों में। कपड़ों का मुझे ये है कि मेरा अपना एक वो होता है कि पसंद आ गई कोई चीज़ तो पसंद आ गई, तो आई क्रिएट माई ओन थिंग कि जो पहनने का दिल कर रहा है वो कर लिया। कलर्स में भी मेरे मूड शिफ्ट्स होते हैं कि कभी कोई चीज़ बहुत पसंद आ रही है, कभी कोई चीज़, तो वो उस तरह से वो करती हूँ। मेकअप एंड हेयर आई मेक मिनिमल एफर्ट, और मेरी अम्मा रोज़ मुझे यही, कभी कोई ड्रामा चल रहा होता है उसमें बाल मेरे बिखरे में होंगे, कुछ होंगे, तो फिर अम्मी का फ़ोन आता है कि खुदा का वास्ता देख लिया करो क्या कर रही हो। एंड द फनीस्ट पार्ट वाज आई वाज शूटिंग इन लाहौर एंड मेरा एक सीरियल ऑन एयर था, तो अम्मी कॉल्ड मी फ्रॉम देयर एंड शी वाज फ्यूरियस, शी इज़ लाइक तुम क्या मतलब लेटी भी होती थी और उठ के बिस्तर से तुम सीन करा देती थी अपना। I was like, what are you talking about? और वो कह रही है मैं तुम्हारा देख रही हूँ, तुम्हारे सारे बाल बिखरे में, ख्याल कर लिया करो। So I'm very careless, but वो अम्मा and you know बाकी सब लोग ड्रिल करते रहते हैं कि यार be careful। कभी आप कॉन्शियस हुई हो और आपने बहुत एफर्ट से तैयार हुई हो जिंदगी में, कभी कोई ऐसा मौका, कोई शादी ब्याह, कोई तकरीब, कोई टाइम ऐसा आया है? आई थिंक हाँ, भाई की शादी पे ये था कि फर्स्ट वेडिंग इन द फैमिली हमारी, एंड आई हैव ओनली वन ब्रदर, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, तो उसमें थोड़ा एफर्ट लगाया था बाकी सारी चीज़ों पे, लेकिन और एंजॉय भी बहुत किया था। ठीक। अरे कौन सी ऐसी आर्टिस्ट हैं, पूरी दुनिया से इस वक्त बात हो रही है, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं? एक्टर आई थिंक दीपिका पादुकोण आई थिंक हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, शी इज़ अमेजिंग। तो वैसे बॉलीवुड में एंड कीरा नाइटली मुझे बहुत पसंद है, कैरी मलिगन आई थिंक इज अमेजिंग, बहुत सारे एक्टर्स हैं। काम देखती हूँ, अगर किसी का भी अच्छा लगता है तो आई फॉलो, आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, तो अगर किसी का फैसिनेटिंग लगता है काम, देन आई फॉलो दैट पर्सन, देखती हूँ काम, अगर कुछ नया देखने को मिलता है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल सही। तो किस बेस पे आप गेज करती हो किसी को? एक्टिंग पे आपको? जी, एक्टिंग, परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस, बिकॉज कुछ लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल होती है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं उससे। और आई थिंक ये एक रियल फैक्ट है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है तो लोग फिर बाकी चीज़ों को शायद इतनी अटेंशन नहीं देते हैं। तो वो चीज़ मुझे फैसिनेट करती है। तो अगर किसी का काम इस तरह का मुझे दिखता है तो फिर आई एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद इट, आई अप्रिशिएट इट इफ आई कैन। गुस्सा कितना आता है? अब आपने बताया आप डिटैच रहती हो, बड़ा कंट्रोल्ड रहती हो, इसका मतलब हम ये समझे गुस्सा आता है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका दूसरा होता है कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो मेरा शायद बिल्कुल रिएक्शन ना आए, और फिर जब एक साथ ब्लास्ट होगा तो फिर वो एक एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद होता है। मेरा ये बिलीफ है पर्सनली कि जो लोग आपसे क्लोज हैं, जब नॉर्मल छोटी छोटी रूटीन की जिंदगी में चीजें होती हैं तो उस पर तो आप रिएक्ट कर देते हैं ना, किसी छोटी सी बात पे गुस्सा आया, यू स्क्रीम, आपने बता दिया। लेकिन जब बड़ी बातें होती है तो मुझे लगता है कि अगर आपको किसी को बताने की जरूरत पड़ रही है कि ऐसे नहीं ऐसे, या तुमने ये गलत किया, तो उसका कोई फायदा नहीं है उसके बाद उस चीज को सही करने का भी। तो आई फील, मुझे ये लगता है कि यू शुड नॉट हैव टू टेल पीपल, not walk away exactly, but I feel people should realize it themselves कि जो लोग आपके करीब हैं एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत किया। ये तो आपने बड़ी समझदार बात कर दी। तो आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह का बयान रिपीट कर दिया कि जिसको तुम्हारी खामोशी समझ नहीं आती उसको तुम्हारे लफ्ज भी समझ नहीं समझ में आएंगे। ब्रिलियंट, दैट्स व्हाट ही सेड, जिन्हें हम बाबुल इल्म कहते हैं ना, इल्म का दरवाजा, कि जिस शख्स को तुम्हारी खामोशी समझ नहीं आती ना, उसको अल्फाज भी नहीं आते, उसको अल्फाज क्या, आप उसको उसके सामने तकरीर भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, उसे कुछ समझ नहीं आना कि आप क्या चाहते हैं। एंड आई थिंक वो फर्क हो जाता है अगर आप किसी से कोई एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर आपको बोल के करवाना पड़ रहा है तो फिर उसका फायदा नहीं है। वैसे उस चीज की वैल्यू। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर कैसे हो गई, इतनी समझदार कैसे हो गई?
प्रॉबेबली कंपनी की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे एज में काफ़ी बड़े हैं, 8-10 साल, और मेरा बचपन से थोड़ा सा माइंड ये था कि स्ट्रॉन्ग था, पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ, आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, तो आई थिंक उससे फिर आपका दिमाग जल्दी मैच्योर हो जाता है। फिर टीचर्स मेरे ऐसे थे। ये फायदे की बात है या ये नुकसान की बात है? फ़ायदा बहुत है और नुकसान भी बहुत है। फायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं जब ज्यादा समझ में आने लगता है ना। जो नाइव लोग होते हैं जिनको फिक्र नहीं है ऑन द सरफेस जिंदगी, आई थिंक वो सुकून में रहते हैं। तो सुकून यहाँ का खत्म हो जाता है बिकॉज दिमाग नॉन स्टॉप चलता रहता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है सोचने को, और फायदा भी है क्योंकि आई थिंक अगर आप इस तरह से सोचने लगे तो जिस तरह आप जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत फर्क हो जाता है नॉर्मल लोगों से। ठीक, तो फिर इसका मतलब आप अपनी एज ग्रुप के साथ तो जलन नहीं हो सकती होंगी, तो फिर अब आप कोई बड़ी उम्र के लोगों के अंदर ही कंफर्टेबल महसूस करती होंगी। मेरे सारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो 7-8 साल का डिफरेंस है मुझसे, 5-6 साल बड़े हैं। लड़कियों में भी इसी तरह, लड़कियां भी सारी 5-6-7 साल बड़ी। लड़कियां दोस्त कम है मेरी, और मेरी जो स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है वो पिछले 13 साल से मेरे साथ है। तो आई थिंक मेरे एज ग्रुप की वही एक है हुज क्लोजेस्ट टू मी, एंड एक और फ्रेंड है मोहसिन। तो हम तीनों आई थिंक वी बीन टुगेदर बहुत सालों से, तो हम एक दूसरे को इस तरह से जानते हैं कि वो सारी चीजें साइडलाइन हो जाती हैं। वी नो ईच अदर, दे आर आल्सो मैच्योर, तो उनसे बनती है। उसके अलावा सारे फ्रेंड्स मेरे बड़े हैं और मोस्टली नॉन शोबिज। क्या क्या कुछ बदला है रबाब आफ्टर यू बिकम अ नोन फेस सेलिब्रिटी? तो जिंदगी में क्या क्या कुछ तब्दील हुआ? एज सच तब्दील मैं उस तरह से नहीं कहूँगी। आई थिंक एंजॉय करना ज़्यादा शुरू कर दिया चीज़ों को, क्योंकि पहले शुरू में आप मेहनत कर रहे होते हैं, आपको आउटकम मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आई थिंक वो वाला टाइम है कि अब आउटकम फौरन दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो उस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं ज़्यादा अपनी फैमिली के थ्रू, क्योंकि वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जब आपको, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको फैंस मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे लगता है मुझे इतना शायद खुशी नहीं होती होगी जितना पेरेंट्स को होती है। वो इतना एंजॉय करते हैं इस चीज को कि मतलब यू नो फीडबैक मिल रहा है, या हाँ अच्छा। और वो सीरियल कोई देखते हैं, कोई अच्छा काम देखते हैं, एक सीन भी कोई अच्छा, तो अम्मी आजकल आई एम सरप्राइज बिकॉज अम्मी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो कभी तारीफ बहुत ज्यादा नहीं करती, बट आजकल वो मेरा एक प्रोजेक्ट फॉलो कर रही है। इफ शी लाइक्स अ सिंगल सीन शी टेल्स मी कि वो वाला सीन हमारा बहुत मजे का था। अब्बा का किस तरह का रिस्पॉन्स? अब्बा भी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करते, बोलते नहीं है इतना ज्यादा। तारीफ के मामले में बुराई तो फिर फौरन आ जाती है सबकी, लेकिन ये है कि जब कुछ पसंद आता है तो ही अप्रिशिएट्स इट एंड इट्स ब्रिलियंट। और देखते सब है ना, वो रेगुलरली टाइम याद करके उनका फॉलो करना। मैं नहीं देख रही होती हूँ, वो देख रहे होते हैं, उनको याद होता है कि यार अभी 8 बजे आना है या 9 बजे आना है। तो दैट्स जस्ट ब्रिलियंट। आई थिंक आप उन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, बाकी तो कुछ नहीं बदलता। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अब नापा के जो क्वालिफाइड बहुत सारे लोग हैं वो फील्ड में आ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ डिफरेंस। इसलिए कि जब क्वालिफाइड, ट्रेंड, पढ़े लिखे, आप जैसे टैलेंटेड शार्प बच्चे जो हैं वो आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। वो कौन सी चीज़ें जो आपके ख्याल में चेंज होनी चाहिए हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में? मुझे इस वक्त स्ट्रांगली एक चीज़ फील होती है, आई हैव सेड इट बिफोर आल्सो, कि मुझे लगता है हमें स्क्रिप्ट्स पे थोड़ी सी डाइवर्सिटी पे जाना है, क्योंकि कंटेंट अक्सर एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारे पास स्क्रिप्ट्स आते हैं ना, तो आपके पास अगर 5 स्क्रिप्ट्स पड़े हुए और उसमें से 4 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि सारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो एक पर्टिकुलर साइट पे चल रही है, तो आई फील उसको डाइवर्सिफाई करना है, और काम हो भी रहा है उस तरह का। अब ये होता है कि अक्सर आपके पास एक्सपेरिमेंटल किस्म की चीज़ें भी आती हैं, देन इट्स योर डिसीजन कि आपने किस पे जाना है, सेफ ऑप्शन पे जाना है या थोड़ा सा कुछ करना है मजे का। सही। अच्छा, ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद जनाब। आज हम हैं रबाब हाशिम के साथ यहाँ पे मौजूद, और रबाब प्रोनाउंसिएशन जरा फ़र्क है, रुबाब और रबाब में क्या फ़र्क है? रबाब इज द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रबाब है, दैट्स माय नेम। और रुबाब का मीनिंग कुछ और है मेरे ख्याल से। आई थिंक इट मीन्स प्राइड इन सम लैंग्वेज। तो कितने लोग आपको रुबाब कहते हैं? मेजॉरिटी 90% लोग मुझे रुबाब कहते हैं, और पूरा नाम गलत लेते हैं। इनफैक्ट रुबाब हाशमी कहते हैं, इट्स रबाब हाशिम। सही। तो मैं करेक्ट करती हूँ, फिर जब थक जाती हूँ तो आई एम लाइक अच्छा ठीक है। जो मर्जी हो। तो कोई निक रखा हुआ है फिर इन तमाम चीज़ों के उससे बचने के लिए? हाँ, जिसका जो मूड हो रहा होता है, सब बोल रहे होते हैं। फ्रेंड्स, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आरबी कहते हैं, तो वो नॉर्मली वही बोल रहे होते हैं, और मेरा भाई उसके जो दिल में आ रहा होता है वो बोल देता है। तो बस इसी तरह चल रहा होता है, मोस्टली आरबी। तो आप सिर्फ एक बहन और एक भाई? That's it. सही। And he's married, तो उसकी एक बहुत क्यूट सी 2 साल की बेटी है माशाल्लाह, तो शी इज द स्पार्कल ऑफ द हाउस। तो स्मॉल फैमिली। सही। तो मतलब अब जो रिलेशनशिप था उसमें मुझे लग रहा था कि एक आध साल का ही फर्क होगा। 5 साल बड़ा है।
अच्छा 5 साल बड़ा है, लेकिन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन आपने वो कोई भाईजान और वो कोई इस तरह कुछ का भी वो नहीं, है। तलहा बोलती हूँ मैं, बिकॉज हम दोनों की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत क्लोज हुई है, सो वी लाइक बेस्टीज। और ऑल्दो वो मुझसे बड़ा है 5 साल, लेकिन जब उसको किसी चीज में एडवाइस चाहिए होती है, ही वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग, ही कम्स टू मी। और अगर मुझे कोई चीज डिस्कस करनी है, आई थिंक मैं फ्रेंड्स से ज्यादा उसके पास जाऊंगी। कैसे बहन और भाई का रिश्ता है? बड़ा हेल्दी रिश्ता है हमारे यहाँ पर अमूमन। इस तरह होता है, इस तरह का बहन भाई का रिलेशनशिप? हाँ, आप मतलब अपने भाइयों से कितना कितना रिलेट करती है कि कोई भी मसला हो जाके उससे जाके बात कर सके? बहुत कम होता है ना। भाई उमन डर की, खौफ की, दहशत की अलामत होती है। वो भाई आगे जल्दी से दुपट्टा ले लो, है ना, ऐसे करके बैठ जाओ, और अगर पास की तस्बीह पड़ी है तो वो भी फटाफट उठा लो। जी मेरी बड़ी बेटी है। मेरे माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा। क्या कुछ पर इतने भाई होते कितने हैं? ज्यादातर भाई तो वही होते हैं ना जिन्हें देख के हम फटाफट दुपट्टे लेते हैं। नहीं, अच्छे भी होते हैं, जैसे लेते हो दोस्तों की तरह होते हैं भाई। नहीं, आई थिंक वो फैमिली पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स जिस तरह की अपब्रिंगिंग करें ना, अगर पेरेंट्स उस तरह से रखें, जनरली हमारी फैमिलीज में ट्रेंड है कि बेटों को थोड़ा सा वो रखते हैं। हाँ। मेरे पेरेंट्स ने नहीं रखा, तो वो अब हम दोनों की इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि दोस्तों से ज्यादा हम एक दूसरे को वो करते हैं। वो मेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है, मैं उसके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ, तो वो हमारा इतनी क्लोज बॉन्डिंग हो गई है कि वी आर वेरी क्लोज। कभी डांटा नहीं उसने आपको, डपटा नहीं किसी चीज पे, ये तुम क्या कर रही हो, ये ऐसे क्यों कर रही हो? लड़ाइयाँ होती हैं हम दोनों की, तो वो फिर इक्वल बैलेंस्ड होती हैं कि मैं भी बोल रही होती हूँ, वो भी बोल रहा होता है, फिर बात बंद कर देते हैं, फिर थोड़े टाइम में नॉर्मल भी हो जाते हैं। ठीक। अच्छा जी, आप एक सवाल बड़ा प्यारा सा करना चाह रही थी। क्या पूछना चाह रही है रबाब से? मैं रुबाब मैम से पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपको इंडिया से ऑफर आए किसी मूवी की तो आप जाएंगी? आपके ख्याल में जाना चाहिए? पहले तो आप बताओ। नहीं, अपनी मर्जी होती है, जाएं या ना जाएं। अच्छा जी रबाब। मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आपके दिमाग में ना बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर मुझे यहाँ वो सब कुछ करने का मार्जिन मिल रहा है विथ माई ओन पीपल इन माई ओन इंडस्ट्री, तो मैं कहीं बाहर जाने का आई डोंट थिंक सोचूंगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बाहर से कोई ऐसी चीज ऑफर होती है या कोई ऐसी चीज मिलती है जो आपको फैसिनेट करती है और आपको वो मौका यहाँ नहीं मिल रहा होता, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर आप सोचते हैं कि यार व्हाई नॉट, क्योंकि इट्स अ फेमस थिंग कि आर्टिस्ट की कोई इस तरह से बॉर्डर्स और बाउंड्रीज नहीं होती। इफ यूर एन आर्टिस्ट, आपको कहीं भी अच्छा काम मिल रहा है, यू एंजॉय इट एंड यू डू इट। तो आई थिंक आर्ट ट्रांसेंड्स ऑल बाउंड्रीज, ऑल एज लॉन्ग बॉर्डर्स। एज आपके वतन का, आपके कौम का एक ही हक होता है आप पे, आप उसको मतलब उसका सर ना नीचा करें। बिल्कुल। ब्रिंग प्राइड टू योर नेशन, बिल्कुल। ब्रिंग प्राइड टू योर Absolutely. वतन। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फिर आप उसके लिए कोई शर्मिंदगी का, कोई हजीमत का कोई जरिया और बाइस ना बने। एंड आई फील कि उसके अलावा भी अगर कभी आपको चॉइस मिले ना अपने लोगों में और बाहर के, एंड इफ द अपॉर्चुनिटी इज इक्वल, तो आपको अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपने जो यहाँ के आपके लोग हैं उनको प्रेफर करना चाहिए, उनको आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि उनकी सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। विदाउट आवर फैंस, विदाउट आवर ऑडियंसेस तो हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने गाना तो हमें नहीं सुनाना ना, सोच लो। आपका शो यहीं खत्म हो जाएगा, क्रेडिट्स चलना शुरू हो जाएंगे। बहुत मैंने अच्छा हो गाना जाएगा, शुरू किया लगता है था। उसके अच्छा हो जाएगा, फिर हम उसके बाद दोनों मजेदार से कॉफी पिएंगे और बहुत सारी वो बातें करेंगे जो यहाँ पे नहीं कर सकते। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है शो। मेरी अम्मा काफी एंजॉय कर रही है इस वक्त। उनका मेरे पास मैसेज आया है, शी इज लाइक टेल फरा दैट शी इज माय फेवरेट एंड आई लव हर अमंग ऑल द होस्ट्स। टेल हर आई लव हर टू। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी प्यारी सी बेटी जो है वो हमें दी है। इंडिया वाले हमारे लिए क्या कर रहे? क्या कह रही हैं आंटी? उनको क्यों डांट रही है? इंडिया तो कभी नहीं जाए इंसान। अच्छा, सही बात है। तो फिर वो जो घर आके हमारे हर वक्त डिश पे आप लोग बैठ के देखते रहते हैं, मुकाबला करें ना तो फिर उनको नहीं, वो ठीक है, मुकाबले सारे करें। आपके टीवी चैनल पे हर वक्त वो ड्रामे लगे रहते हैं, आप हर वक्त वो फिल्में देखते रहते हैं, फिर उसका भी मैं तो नहीं देखती जी, मैं तो आपको सही बात बताऊं, मैं तो टीवी लगाती ही नहीं सारा दिन। मेरा बेटा जो है ना वो मुझे कहता है, जब आता है कहता अम्मी आप टीवी लगा के देखा कर। मैंने कहा मुझे नहीं ड्रामे ये अच्छे लगते। ड्रामे नहीं अच्छे लगते? फिर क्या खबरें सुनती हैं? खबरें कभी सुन ली, वैसे मैं टीवी देखती कम हूँ। चलिए, लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं ना तो फिर बहुत वो होता है। हम भी इंडिया रह के आए हैं। अच्छा, आपने हिजरत की है वहाँ से? हाँ, दिल्ली में रह के आए। अच्छा, तो कैसा था? आपको याद है जब आप इंडिया में हाँ, रहती थी? जब अच्छा था, जब लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे। ये कौन से दौर की बात है? काफी अरसा हो गया, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले की बात है? हाँ। और इतना अच्छा होता तो फिर पाकिस्तान क्यों बनता? बिल्कुल सही है ना, फिर तो सारे मिलजुल के रहते ही रहते हैं।
कोई तो मसले थे ना जिसकी वजह से आखिर आप लोग छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए थे, तो क्यों आए थे? इसीलिए आए थे ना। अभी ये तो नहीं पता था कि यहाँ पास भी पास क्या कीजिएगा। कुछ होगा। हाँ? मैं तो इस हक में नहीं हूँ, सही बात है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। नहीं नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सही बात है। नहीं अच्छा, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा एक और आपने रबाब एक बात नोट की है, हमारे पास 3 ये सिस्टरान है जो हंसती बहुत ज्यादा है तो बोलती जरा नहीं है। मुझे बताएं आपको किस बात पे आप मुसलसल हंस रहे हैं आप लोग? और पहले ये बताओ, ये तीनों में से किसने ये हेयर स्टाइल सबसे पहले बनाना शुरू किया था? इसने, और फिर उसको देख के आपने बनाया, फिर आपको देख के आपने बनाया, तो तीनों ने ये तय कर लिया कि हमने यही वाला हेयर स्टाइल बनाना है। ये बनता कैसे यार? ये आज हमें सिखा के भी जाना। आबादी हो गया ना बना बना के। आबादी हो गया बना बना के। अच्छा आप तीनों हंसती भी इकट्ठा हैं? हाँ जी। यानी एक को हंसी आती है तो तीनों हंसना शुरू कर देती हैं। अच्छा फिर एक मुंह बना के बैठती है तो तीनों वैसे बैठ जाती हैं। अच्छा फिर हंसना शुरू करती है तो तीनों हंसना शुरू कर देती हैं। ये क्या है? कौन बड़ी कौन? मैं बड़ी हूँ सबसे। आप बड़ी हैं सबसे। तो फिर बाल उसने पहले कैसे बनाना शुरू कर दिया? बस इसको था शौक तो फिर उसने हेयर स्टाइल ऐसा बना लिया। फिर अच्छा काजल भी तीनों ने एक ही तरह के लगाए हुए हैं। ये किसने? हमारी चॉइस बहुत मैच होती है। अच्छा हाँ, ड्रेसिंग में भी और हर तरह से। लेकिन ये काजल किसने पहले लगाना शुरू किया? काजल भी इसी ने। हाँ जी। अच्छा जी, तो मतलब आप हो घर में ट्रेंड सेटर? हाँ जी। तो कहाँ हंसी कौन? नहीं वैसे पॉलर का तो इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कोर्स किया हुआ है। कोई बात नहीं, जॉब कोर्स भी करने कर से रही कुछ हैं। नहीं होता, अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए, बिल्कुल। है ना? अच्छा हंसी कौन पहले शुरू करता है? तीनों में से कौन पहले हंसना शुरू अब करता सब है? बातें मेरे में ही हैं। अच्छा आपने रबाब से कोई बात करनी है? आप लोग तीनों बहुत हंस रही हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी है आप, आपकी ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी लग रही है और बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, ये कमेंट कम ही मैंने सुना है कि बहुत इंटेलिजेंट है, व्हिच यू आर एक्चुअली। थैंक यू सो मच। रुबाब आपको बहुत देर तक सुना और देखा जा सकता है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये क्या मेरे लिए बात! बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच। ये एक बड़ा भरपूर किस्म का जैसे जुमला है। एक मैवियत के साथ आपको सुन रहे हैं, जिसे ये लोग संजीदगी समझ रहे हैं, वो आपने एक तरह से हमें एक मरकज पर रखा हुआ है। हाँ, आपने हमें गिरफ्त में रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स बेस्ट होते हैं है ना? ये दे मेक माय डे। और ये जो इनकी जुमला बड़ा जुमानी है, आपको बड़ी देर तक देखा और सुना जा सकता है। और इनको देख के बहुत सी बातों में हौसला अफजाई होती है कि देखो जैसे इतना खुले तरीके से ये बात कर रही है, हर तरह यानी कि बिल्कुल वो बिला झिझक जैसे बंदा बोलता है और दूसरों को भी ये जितनी उसने मेहनत की है, मतलब कितने घंटे का दिन होता होगा? 12 ऑन जॉब। हाँ, और फिर वापस आने के बाद तो और जिन दिनों में आप नहीं सुबह उठती थी, पहले कॉलेज जाती थी, फिर उसके बाद आप आके तो बीच में आप अपना 7 बजे सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक रात में इतना काम करके लोगों ने पाकिस्तान बना लिया। So, आपने व्हाट इज द टारगेट टू बिकम अ स्टार, सुपरस्टार, सेलिब्रिटी? क्या मुझे सिर्फ मैंने कभी आज तक, टू बी ऑनेस्ट, नॉट इवन सेइंग इट बिकॉज यहाँ पे बैठ के नहीं बोल रही, मैंने कभी फेम के लिए या सुपरस्टार बनने के लिए काम नहीं किया। मैंने काम उस दिन स्टार्ट करने का फैसला किया जब मुझे लगा कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, यार ये है मेरी जगह, मुझे ये करना है। तो अभी भी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एंजॉय करती हूँ। जिस दिन एंजॉय नहीं किया उस दिन खत्म। सो नो स्टारडम? हाँ, स्टारडम कोई एसच, मैंने स्टारडम को कोई चीज नहीं बनाया हुआ कि बस यहाँ है उसको अचीव करना है। अगर आप अच्छा काम करेंगे पैसा खुद ब खुद आ जाता है। जो आपकी किस्मत में होता है वो आपको मिलना है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। अब आपके पास चॉइस, आपकी इंटेंशन है कि आप उस इंटेंशन से काम करें कि मैंने पैसा कमाना है, या उस इंटेंशन से काम करें कि मुझे अच्छा काम करना है। जबरदस्त, गुड। गजन के पास एक बहुत मजे का गाना भी है जो कि फिर हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो पहले हम सॉन्ग सुनेंगे अपने ज़बरदस्त इस म्यूजिशियन का, और उसके बाद फिर हम आएंगे अपनी गुफ्तगू की तरफ। साथ रहिए। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबो खैर जनाब। रबाब हाशिम से आज हमारी गपशप और मुलाकात आप देख रही हैं, लेकिन रबाब अभी आपको एक गाना सुनाना है। किस तरह के सॉन्ग्स पसंद करती हैं सुनना? हर किस्म का म्यूजिक, जो मूड हो उस पर डिपेंड करता है। आजकल कोक स्टूडियो का म्यूजिक काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। उसके अलावा एवरीथिंग, ईस्टर्न, वेस्टर्न, हर चीज, क्लासिकल, एवरीथिंग। चलिए हम आपको एक ज़बरदस्त सा, जिसे कहते हैं ना, आइटम पीस सुनाते हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। बहुत ही कमाल, उनका तो हर एक चीज़ ही बहुत कमाल है। और हमारी म्यूजिशियंस गज़न अब्बास आज आपको सुनाने जा रहे हैं। क्या नाम है, बोल क्या है गाने के? तू सामने जो हूँ। तू सामने जो हमें। चलें जी।
सामने जे होवे दिल कहंदा तेनू वेखी जावा यारा तेरे सोना दुनिया ते कोई ना यारा तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना तू सामने जे होवे तू सामने जे होवे दिल कहंदा तेनू वेखी जावा यारा तेरे सोना दुनिया ते कोई ना यारा तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना ये तकदीर बना के मुसाफिर आप भी सोचदा रह गया होना इस तो सोनी होर की होनी अपने दिल विच कह गया होना हर शै कमाल तू दे मिसाल तेरी की सिफत करा तू सामने जे होवे तू सामने जे होवे दिल कहंदा तेनू वेखी जावा यारा तेरे सोना दुनिया ते कोई ना यारा तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना तेरे नैन समुंदरों डूंगे मैं देखा ते डूबदा जावा फुल कलियां विच रंगत ते तो खुशबू लैन हवावा हर शै कमाल तू दे मिसाल तेरी की सिफत करा तू सामने जे होवे तू सामने जे होवे दिल कहंदा तेनू वेखी जावा यारा तेरे सोना दुनिया ते कोई ना यारा तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना यारा तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना अच्छा गजन, खुद साथ साथ प्ले करते हुए गाने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है। ये ज्यादा मुश्किल है या फिर कोई गा रहा हो और उसके साथ बजाना ज्यादा मुश्किल है? नहीं, पहले ये फील होता था कि अगर कोई सामने गा रहा होता था ना तो उसके पीछे हम संगत कर रहे होते हैं, तो ये फील होता था कि यार ये पता नहीं कैसे गा रहा है। हाँ, लेकिन अब जब खुद गाना पड़ता है तो जाहिर बात है मुश्किल है। मुश्किल है। है। अब आगे बैठने वाले की मुश्किल का भी अंदाजा होता जी है, बिल्कुल। है ना? चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अपने अंदर मुख्तलिफ आपने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है अभी तक, सबसे बेस्ट चीज़ जो कि आपने अपने अंदर डिस्कवर की है रबाब, वो कौन सी है? बेस्ट थिंग जो कि आप समझती हैं ये मेरा सबसे पोटेंशियल एसेट? मुझे काफ़ी हद तक पढ़ने का शौक है और बचपन से लिख भी रही हूँ, पोइट्री भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ। अच्छा, वाकई? एंड वैसे भी तो फिर आप हमें सुनाए ना। नहीं, वैसे कुछ सुनाना आई डोंट थिंक कि क्यों, वो पोइट्री आप लिख के क्या सिर्फ घर में नहीं, अलग पोइट्री बचपन में लिखती थी, अब मैं पैसेजेस लिखती हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ स्टोरी राइट नाउ। ओके, इसका मतलब हम आपको आइंदा आने वाले दिनों में कुछ नॉवेल लिखते हुए, कुछ कहानियां लिखते हुए या शायद ड्रामा लिखते हुए भी देखेंगे? इंशाल्लाह। ड्रामा तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो डायलॉग वाला फॉर्मेट मेरा नहीं है इतना, लेकिन सिंस पढ़ती बहुत हूँ तो दिमाग उस डायरेक्शन में भी काम करता है। तो जब ये चीज़ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, जो आपसे पहले भी बात करी थी डिटैच, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा हेल्प करती है जब आप लिखने में निकाल सकें ना अपनी सारी चीज़ें। आप लिख सकें, व्हेन यू फील समथिंग आप उसको ऑन पेपर कर सकें, आप अपनी परफॉर्मेंस में वो कर सकें। तो आई थिंक ये चीज़ जो ये ट्रेट जो मैंने डिस्कवर किया है, ये मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसके अलावा आई हैव दिस थिंग फॉर एडवेंचर। तो मैं और भाई दोनों जो हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें क्रेजी चीजें करनी होती हैं। स्काई डाइविंग हमने की भी है। अच्छा, गुड। तो वो चीज काफी एंजॉय की। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि दैट वाज आई थिंक लाइफ चेंजिंग, क्योंकि जब आप 13,000 या 10,000 फीट से प्लेन से छलांग लगाते हैं
तो उसके लिए एक अलग फीलिंग चाहिए होती है, और वो करने के बाद जब आप लैंड करते हैं तो फिर आप एक अलग इंसान होते हैं। और उसके बाद फिर आप हर दफा छलांग लगाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ भी नहीं होगा। जी, बिल्कुल। एक दफा आप फियर को अपने चैलेंज कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ये कुछ ऐसा खौफ, खदशा, अंदेशा। मुझे दो बहुत वियर्ड से फोबियाज हैं जिस पे मेरा मजाक उड़ता है शूट्स पे अक्सर। हॉस्पिटल्स से मुझे प्रॉब्लम है कि मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा देर, कभी अगर मेरी वैसे कभी अगर तबीयत ख़राब हुई है, एडमिट भी हुई हूँ, तो मैंने अजाब कर दिया सबकी ज़िंदगी कि नहीं मुझे यहाँ से जाना है। और मुझे इंसेक्ट्स से प्रॉब्लम है, और शूट्स जब हम करते हैं तो अक्सर हॉस्पिटल्स में कर रहे होते हैं, अक्सर आउटडोर्स कर रहे होते हैं, तो इंसेक्ट्स वगैरह बड़ा, तो मेरी टीम बड़ा मजाक उड़ाती है मेरा, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी। बट कोई खास पर्टिकुलर की चुंटी भी उतनी ही तकलीफ दे लगती है? मतलब मुझे डर नहीं लगता, मुझे बस एक वो क्रीपी सी फील आता है। क्रीपी सी फीलिंग आती है, और मैं फिर अजीब बिल्कुल जो आप होता है ना कि अजीब हो जाते हैं कि बस अब यहाँ नहीं बैठ सकती, वो वाला है मेरे साथ। और मैथ फोबिया है मुझे सिवियर, मैथ्स इज माय। चलो कोई बात तो कॉमन है हमें। अच्छा यही हालात हैं। हाँ, मेरे बहुत बुरे हालात थे मैथ मैं तो जितना भी पढ़ लूँ ना मैथ्स के एग्जाम में ब्लैंक। यानी मैंने मैट्रिक सिर्फ इस चक्कर में किया कि यार एफएससी में मैथ्स नहीं होगा। अगर मुझे ये इंस्पिरेशन ना होती तो शायद मैं, अगर मुझे ये पता चलता कि एफएससी में भी मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है मैं मैट्रिक ना कर सकती। और मेरी तो जान ही नहीं छुटी ना, बिजनेस स्कूल में हर चीज में। तो आपको किसने कहा था? आई मीन इफ यू वर नॉट गुड एट मैथ्स तो फिर वही बिजनेस। अच्छा, बिजनेस मार्केटिंग इज नॉट बेसिकली मैथ्स, बट इट्स जस्ट दैट कि कंपलसरी जो कोर्सेज होते हैं ना उसमें आपके मैथ्स के कोई 4-5 बड़े सिवियर, कैलकुलस, अलजेब्रा, क्यूएसएमएस, वो सारे कोर्सेज होते हैं जो आपने क्लियर करने हैं। हाँ, लेकिन बट मेरा मेजर्स इज इन होता है ना मार्केटिंग इसमें। हाँ, बस वो क्यूएसएमएस 2 कोर्सेज होते हैं स्टैट्स के, एक कैलकुलस एंड अलजेब्रा। तो वो जो 4 मैंने जिस तरह किए हैं ना वो मुझे पता है। मैं पूरा पूरा दिन पढ़ती थी, उसके बाद भी मेरा एक फ्रेंड उस वक्त मुझे पढ़ाता था, वो हेल्प आउट करता था, ही वाज रियली गुड एट मैथ्स, वकास। तो वो जब पढ़ाता था मुझे और एग्जाम में जाते थे और मैं बैठ के पहले 1 घंटे में आई एम ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं आता। एंड वो सर पकड़ के अपना कि यार मतलब तुमने सब कुछ किया हुआ है, हाउ कैन यू गो ब्लैंक। बट वो एक मेंटल ब्लॉक आपका जहाँ होता है ना कि आप बस आउट ऑफ फियर यूर लाइक नहीं, आप तो ये तो हो ही नहीं सकता। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप जिंदगी में क्या करो तो सबसे अच्छा करोगी? जो चीज आप घर में, घर के करने वाले कामों में, मतलब इफ यू आर अ हाउसवाइफ और यू डूइंग समथिंग एट होम, क्या चीज सबसे अच्छी करोगी? मैंने आई थिंक एक की प्रिंसिपल सीख लिया है फिलहाल तो। मैं आई बी ऑनेस्ट, मैं कुछ भी नहीं करती घर में, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग एट ऑल। अभी नहीं करती क्योंकि करना पड़ता नहीं, एक तो घर में होती नहीं हूँ। जब होती हूँ तो अम्मा इतना ज्यादा हर चीज हाथ में मिल रही होती है कि जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक की प्रिंसिपल अम्मी ने भी सिखा दिया है और मेरे दिमाग में भी शुरू से, कि अगर आप कुछ करना चाहें ना तो आप, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अच्छा, मसलन आपको ये करना पड़े कि आज से आप टेलीविजन वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाएंगी, घर में रहेंगी और घर संभालेंगी, करना चाहें अगर आप करना चाहें, मैं टेलीविजन तो बिल्कुल इस तरह छोड़ तो नहीं दूंगी, बट घर के काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील अगर करना पड़ा तो फौरन करूंगी, लाइक अच्छी तरह करूंगी। तो आई फील आप एक दफा अगर माइंड बना लेना कि अब ये करना पड़ेगा या ये करना है, तो फिर वो हो जाता है। सही। तो बस एक दफा अम्मी ने मुझसे बनवाई थी बिरयानी, बस उसके अलावा कभी फिर मैं किचन में नहीं गई। बिरयानी ही बनी थी? हाँ, बस वो अम्मी का उस दिन पता नहीं क्या फ्रेम ऑफ माइंड था, आई वाज लाइक आई विल मेक समथिंग, माय भाई वाज लाइक कि अच्छा बिरयानी बना लो। तो बस वो जो प्रोसेस था ना उसमें उसने इतना टॉर्चर किया, मुझे वीडियोस बन रही हैं और फिर उसके बाद शक्ल देख के भी खाने की कह रहे यार लग नहीं रहा देखने से कि तुमने बनाया है। बस वो आखिरी दिन था, उसके बाद से कुछ नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, संजीदा मिजाज हो या आप ज्यादा बातूनी हो या फिर आप ज्यादा कोई बबली हिलेरियस कुछ? मैं आई थिंक मूडी हूँ। मैं घर में बहुत ज्यादा आई एम द जोकर ऑफ द हाउस, कि मैं बहुत बोल भी रही होती हूँ, सारे प्लान्स मैं बनाती हूँ, वो सब कुछ भी करी होती हूँ, सीरियस भी हो जाती हूँ तो जब तो आई एम एक्सट्रीमली सीरियस रीडिंग भी करती हूँ, थोड़ा मेरा उस साइड पे इंक्लिनेशन है। और उसके अलावा वैसे यू नो फ्रेंड्स के साथ तो फिर हर कोई यू जस्ट लाइटली, बट मगर एक आपकी शख्सियत का फ्लेवर होता है ना जो आप पे गालिब होता है, वो रंग कौन सा है जो ज्यादा गालिब है? विच इज एक्चुअल ट्रू यू, जब आप अपने साथ तन्हाई में होती हो? हाँ, तब आप क्या होती हो? फिर तो सीरियस। तो आप सीरियस होती फिर तो सीरियस। अच्छा, सिर्फ संजीदा होती हो या गमगीन और अफसरदा भी होती हो उसके साथ? नहीं, गमगीन और अफसरदा नहीं, बट मैं चीजों को ज्यादा। अरे बारिश हो रही हो तो देख के क्या ख्याल आता है? अच्छा ख्याल आता है, आई लव रेन। मतलब क्या दिल चाहता है? बारिश हो रही है तो मैं मोस्टली बारिश अगर हो रही होती है, पुट ऑन गुड म्यूजिक एंड रिलैक्स, आप एंजॉय करें। अगर आप किसी अच्छी शुक्र है यार आपने ये नहीं कहा लॉन्ग ड्राइव पे जाने को दिल करता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि जितनी रोड पे ट्रैफिक जैम होता है, लॉन्ग पानी में ड्राइवर्स फंसने वाली बात है यहाँ तो। लॉन्ग ड्राइवर्स के शौकीन जो है लॉन्ग ड्राइव, कराची में तो गाड़ी डूब जाए ना आपकी। बिल्कुल सही।
लेकिन इस्लामाबाद में गाड़ी डूबने का तो खतरा नहीं होता। नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद कराची में मेरी डूब चुकी है गाड़ी, तो मुझे वो एक्सपीरियंस ट्रॉमेटाइजिंग है ना, वो सो दिमाग में लेट्स है। स्टार्ट चेंजिंग लॉन्ग ड्राइव्स को विद लॉन्ग वॉक्स। लॉन्ग वॉक्स, यस ऑफ कोर्स, कि अगर हमने हमारा दिल चाहता ही है तो चलो पाँव पाँव चलते हैं। निकल जाएं, बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुके हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। आज हमारी मुलाकात रही हमारी ज़बरदस्ती आर्टिस्ट जिनकी गपशप मुलाकात आप सबको कैसी लगी है? वैसे रबाब से गपशप मुलाकात है ना, बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे इंस्पायर हुई हैं और रबाब भी बड़ी अच्छी बात है, वो कह रही हैं हम भी अपनी बेटियों को नहीं रोकेंगे और हम भी उन्हें इनकरेज करेंगे। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है एंड यू हैव अ लवली ऑडियंस, दे आर अमेजिंग। इन्होंने मेरी मोटिवेशन लेवल कितनी बढ़ा दी है। थैंक यू सो मच। अभी कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी से मैं पूछूंगी, मुझे बताओ ब्रांड कॉन्शियस हो आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी मिले, कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी मिले नहीं, मतलब कुछ भी अच्छा लगे। अगर कुछ अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट ब्रांडेड। शॉपिंग करना कहाँ पसंद है? पाकिस्तान के मॉल्स में या दुबई या यूरोप या अमेरिका? सब जगह। वैसे मुझे शॉपिंग का प्रोसेस पसंद नहीं है बिल्कुल, मुझे चीजें चाहिए होती हैं, बट आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग। नॉट शॉपaholic? नो, आई एम नॉट। मैं अम्मी से करवाती हूँ सारी चीजें, अम्मी प्लीज, यू नो, वो वाला मेरा हिसाब है, क्योंकि हमें तो जरूरत होती है चीजों की। बहुत तो फिर अभी भी मैं आ रही थी तो आई गेव मॉम अ लिस्ट कि मुझे ये चाहिए प्लीज, एंड शी वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है मैं देखती हूँ। ठीक, तो अम्मा को आपकी पसंद का पता है? अम्मा को मेरी पसंद का पता है और अम्मा सारी पसंद की चीजें ले आती हैं। हाँ, फिर हम मान सकते हैं कि अम्मा आपकी पसंद का लड़का भी ले आएंगी। वरना हमारे यहाँ अम्मा और बेटी में इतना डिफरेंस होता है, माँ को ये तक तो पता नहीं होता कि बेटी ने पहनना क्या है, तो वो उसके लिए जिंदगी गुजारने के फैसले जब करते हैं तो फिर उसमें भी बहुत फर्क होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, पेरेंट्स में ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे एंड पे ये वाली चीज नहीं है, और मैं खुद भी करती हूँ चीजें शॉपिंग वगैरह के लिए, गो फॉर माई सेल्फ एज वेल, बट मुझे वो वन स्टॉप शॉप चाहिए। मुझे लगता है कि ये बेस्ट एडवाइस होगी कि अगर अब मैंने अपने बेटे का रिश्ता अपनी मर्जी से करना है तो पहले मैं ये देखूं, मैं अपने बेटे की पसंद की शर्ट ले आती हूँ, जो मैं लेकर आती हूँ वो पहनता है, जो मैं पैंट लेकर आती हूँ वो पहनना पसंद। जब वो चीजें उसकी पसंद की मर्जी की मैं नहीं ला सकती तो मैं उसकी पसंद की जिंदगी का साथी कैसे ले आऊं? कैसे, बिल्कुल, है ना? सो दैट्स गुड। देखो आपने हमें कितनी टिप्स दे दी हैं। सो फ्लैट या हील्स? आई लव हील्स, लेकिन हाइट की वजह से मोस्टली फ्लैट। कितनी हाइट है? 5'8". वाओ, गुड। अच्छा, बीच या हिल स्टेशन? बीच। बीच। पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल? पॉजिटिव। देसी या वलायती खाना? खाना वलायती। यूरोप या मिडिल ईस्ट? यूरोप। वेकेशन विद फ्रेंड्स या फैमिली? बोथ। अकेले एक चूज कर सकते? अलोन। थैंक यू रबाब, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, lovely, wish you all the best. Thank you so much, it was wonderful being on your show and I absolutely love the way you conduct this show, तो आप consider करें कि मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ। Thank you so much. मेरी हमेशा बहुत सारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ रहेंगी। You're a lovely girl and I'll always wish you the best. Thank you so much. अच्छा जी, हमारे म्यूजिशियंस आपके साथ शेयर करेंगे जाते जाते अपना एक और खूबसूरत सा गाना, लेकिन इस दुआ के साथ ही इजाजत लेंगे, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। कल फिर रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज जी। करे साईं ते कल्ब दा पीदा बड़े साईं पीर मेरे आ झुकड़ी जी ए वे मौला अली वाली झुकड़ी जी ए वे मौला अली वाली झुकड़ी जी झुकड़ी दर खाई विच ताल झुकड़ी
चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद दे दरबार